नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम मंथन में। जैसा कि आप जानते हैं, हम ताज न्यूज़ पर लगातार एक सीरीज चला रहे हैं, जिससे कि हम लोग आगरा की जो ज्वलंत समस्या लगभग 70 सालों से चली आ रही है, उसके निदान के लिए, जनजागरण के लिए, जो लोग इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं जानते हैं या इतनी माँग पुरानी हो चुकी है कि 2-3 पीढ़ियाँ निकल गई हैं, उन सबको इस बात से अवगत कराने के लिए, लोगों को जोड़ने के लिए, क्या वाक़ई में आगरा में खंडपीठ की अभी भी कोई उपयोगिता है या फिर ये केवल एक आंदोलन मात्र बन के रह गया है? क्या ये एक आंदोलन ऐसा है जो सिर्फ़ अधिवक्ताओं के लिए है? क्या इस आंदोलन को जन-जन से नहीं जोड़ देना चाहिए? और अगर जन-जन से जोड़ने की ज़रूरत है, तो उसके लिए क्या उपाय किए गए? क्या वो उपाय काफ़ी हैं या नाकाफ़ी हैं? और जब तब के यहाँ पर आगरा के तेज तर्रार सांसद एचपी सिंह बघेल साहब विधि राज्य मंत्री बन गए हैं, उनपे अपेक्षाएँ भी ज़्यादा हैं और क्या आसान रास्ता हो गया है या उनके ये कह देने भर से कि चीफ जस्टिस की सिफ़ारिश आ जाए या वो कहें तो हम खोल देंगे। तो जब वो विपक्ष में थे, तब जब उन्होंने गिरफ्तारी दी थी 2001 में इस मुद्दे को लेकर, तो क्या अलग मामला था? क्या तब चीफ जस्टिस की बात नहीं थी या अब कोई नई बात है? या इस एक कल्चर को हम राजनीति का ये समझें कि राजनीति में लोग विपक्ष में अलग बात करते हैं और सत्ता में अलग बात करते हैं। क्या ये महज नारे रह गए हैं कि आगरा में बैराज चाहिए? क्या ये महज नारे बन गए हैं कि हमें आगरा में खंडपीठ चाहिए? क्या ये नारा है कि आगरा में अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम और अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा होना चाहिए? लेकिन इसमें से अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा तो हम लोगों की अति जागरूकता कहें या अति उदासीनता कहें, यहाँ से उड़ के चला गया है जेवर और अब हमें और आपको केवल टाटा बाय-बाय हवाई जहाज की हवाली पर करना है, जिसमें कुछ भी हो सकता है। तो इन्हीं सब सवालों को ज्वलंत सवाल हैं जिनके जवाब हम मंथन में तलाशते हैं और जब मंथन होता है तो कुछ ना कुछ निकलता है। ज़रूरी नहीं कि अमृत निकले, विष भी निकलता है, अमृत भी निकलता है, लेकिन कुछ होता ज़रूर है। हम लोगों ने ये सीरीज़ चलाई हुई है, अब सभी ज्ञानी अधिवक्ताओं को यहाँ पर प्रतिष्ठित अधिवक्ताओं को हम बुलाते हैं, चर्चा करते हैं और कोशिश करते हैं कि लोगों के बीच में अपनी बात को रखें। मैं सीनियर एडवोकेट करतार सिंह भारती जी का स्वागत करता हूँ और सबसे पहले मैं उन्हीं के पास जाऊँगा और जानने की कोशिश करूँगा कि ऐसे क्या कारण है। भारती जी, आपका स्वागत है कार्यक्रम में। मैं आपसे ये थैंक यू। जानना चाहूँगा, मेरा प्रश्न ये है कि इतने वर्ष धन्यवाद हो सर। गए। जी, धन्यवाद, आपने समय दिया मुझे। देखिए, आगरा का अपना ये अधिकार है। आगरा का ही क्लेम बनता है कि हाईकोर्ट की बेंच आगरा में स्थापित होनी चाहिए। सबको पता है ये बात अच्छी तरह से कि 1866 में आगरा में हाईकोर्ट हुआ करता था और अंग्रेज सरकार इस हाईकोर्ट को यहाँ से 1869 में ले गई। तो इसलिए भी हमारा अधिकार बनता है कि जो चीज़ हमारे यहाँ से ले जाई गई है, अगर 100 साल के बाद में जब 100 वर्ष पूरे हो गए थे 1966 69 में, तब भी आगरा में ही इसके 100 वर्ष बनाए गए थे। आगरा की दीवानी कचहरी में हाईकोर्ट के जजेस आए थे और बड़े-बड़े अधिकारी यहाँ पर आए थे। उन सबने इस बात को सेलिब्रेट किया था कि चूँकि आगरा से हाईकोर्ट 100 साल पहले गया था, इसलिए इसको हम मानते हैं कि आगरा ही इसकी हमारा क्लेम है, आगरा ही बननी चाहिए। दूसरा मेरा निवेदन ये है कि आगरा नगरी जो है, एक पूरे देश की विश्व-विख्यात नगरी है और यहीं पर जो मुगल पीरियड में भी यहीं पर पूरा देश का शासन यहीं से चलता था। तो आगरा का जिस स्थान से हमें वो ले गए, तो वहीं पर हमें मिलनी चाहिए। हमारा क्लेम बनता है। 1984 में जब केंद्र सरकार ने एक वकीलों के अधिवक्ताओं की मांग पर एक कमीशन अपॉइंट किया, तो उस कमीशन को बड़ा टाइम दिया गया। उसमें सुप्रीम कोर्ट जजेस भी थे और उन जजों ने पूरे पूरे पश्चिमी भारत में घर-घर जाकर, एक-एक जिले में जाकर अधिकारियों से, व्यापारियों से, राजनेताओं से, प्रशासनिक अधिकारियों से, अधिवक्ताओं से, जजों से सबसे जाँच करने के बाद कम से कम 3-4 साल तक उनकी इंक्वायरी चलने के बाद उन्होंने जसवंत सिंह आयोग ने ये फैसला दिया अपनी आख्या में कि इलाहाबाद हाईकोर्ट की खंडपीठ बेंच केवल और केवल आगरा में ही मिलने का अधिकार है और किसी को नहीं है। जब कमीशन जिसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपॉइंट किया था, उस कमीशन ने सिफारिश दे दी, फिर सरकार को रत्ती भर भी देरी नहीं करनी चाहिए और
ये करीब 50 साल से आंदोलन चल रहा है। आगरा के आसपास के जिले और लाखों लोग, पूरा ये जन आंदोलन है। और जब तक हमको आगरा में हाईकोर्ट की बेंच स्थापित नहीं होगी, तब तक हमारे आगरा के लोग, आसपास के जिले के लाखों लोग संघर्ष करते ही रहेंगे। जो चीज हमसे ले आई गई है वो हमें यहाँ पर हमें मिलनी ही चाहिए। जसवंत सिंह आयोग ने ये भी तो लिखा अपनी रिपोर्ट में कि भौगोलिक परिस्थितियों के हिसाब से भी और आवागमन के हिसाब से भी सारे साधन आगरा में उपलब्ध हैं। तब फिर आगरा को ये खंडपीठ की बेंच क्यों नहीं मिलनी चाहिए? और दूसरे जिले हैं पश्चिम उत्तर प्रदेश के, उन जिलों का कोई अधिकार नहीं बनता, कोई हक नहीं बनता, उसके बावजूद भी अपना क्लेम कर रहे हैं। आगरा के हमारे जो पॉलिटिकल लोग हैं, माननीय मुलायम सिंह यादव आगरा आए थे, इसी आगरा बार के हॉल में उन्होंने कहा था कि मेरी सरकार बनेगी तो हाईकोर्ट की बेंच में बनवाऊंगा। लेकिन जब उनकी सरकार चली गई, उसके जब विरोध में होते हैं तो सब कहते हैं, सरकार में आने के बाद में नहीं कहते। आज हमारे जो मुख्य राज्य मंत्री हैं विधि के, कानून के, श्री एसपी सिंह बघेल साहब, जब हमें अच्छी तरह से याद है कि 20 साल पहले सम्मेलन हुआ, दिल्ली में हमारा कॉन्फ्रेंस हुई, तो उस कॉन्फ्रेंस एसपी सिंह साहब ने भोजन का वितरण कराया था वकीलों को, सारी सुविधाएं प्रदान की थी और हमारी मांग को जोरदार तरीके से उन्होंने भी कहा था। आज क्या बात हो गई है, जब वो न्याय मंत्री हैं तब हमसे कहते हैं कि ये औपचारिकता पूरी आप कर लीजिए, हमारा अधिकार केवल हाईकोर्ट की बेंच हमें चाहिए तो हमें चाहिए। आपका काम सरकार के प्रशासनिक जो ढांचा है, प्रशासन कैसे काम करेगा, उसको चीफ जस्टिस कहेगा या मुख्यमंत्री सिफारिश करेगा या कौन करेगा, इससे हमारा कोई सरोकार नहीं है। जो चीज हमारे आगरा से ले जाई गई है हम तो वही चाहते हैं और ये संघर्ष हमारा चलता रहेगा। ये संघर्ष कभी भी खत्म होने वाला हमारा नहीं है। जी वीरेंद्र गुप्ता जी, आप क्या सोचते हैं, क्या हमारे जो खंड का आंदोलन चल रहा है आगरा में, इसके बारे में आपका क्या विचार है? भाई साहब, अभी जैसे करतार सिंह भाई साहब ने, भारती भाई साहब ने कहा था, बिल्कुल सही कहा। और 1956 से जो ये आंदोलन की शुरुआत आगरा में हाईकोर्ट बेंच की स्थापना के संदर्भ में शुरू हुई थी और वो कंटिन्यू अब तक जारी है। मैं समझता हूँ कि हाईकोर्ट की बेंच किसी भी परिस्थिति में इस वक्त भी उत्तरांचल बनने के बावजूद भी भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए आगरा में बनना बहुत आवश्यक है, क्योंकि आप डिस्टेंस वाइज बात करेंगे तो उस हिसाब से भी आगरा में हाईकोर्ट बेंच बननी ही चाहिए। और जहां तक मेरा अपना सवाल है कि जैसे भाई साहब ने कहा, बिल्कुल सही कहा कि अधिवक्ताओं ने इस आंदोलन को जिस तरीके से किया है अब तक और आगे भी जारी रखेंगे, इसमें निसंदेह कोई शक नहीं है। लेकिन मेरा अपना मानना यह है कि राजनीतिक इच्छा शक्ति भी अब बहुत इंपॉर्टेंट पहलू है इस हाईकोर्ट बेंच की स्थापना के संदर्भ में। जहां तक आगरा में जसवंत सिंह आयोग की रिपोर्ट के बावजूद भी अभी तक बेंच की स्थापना का न होना या उसके संदर्भ में एक भी कदम का आगे न बढ़ना, हमारी राजनीतिक विफलता ही इसका सबसे बड़ा कारण है। आगरा की जनता और अधिवक्ता समाज जिस तरह से संघर्षरत है, प्रयासरत है, जिस तरह से इस काम को अंजाम दे रहा है, उसमें कोई शक नहीं है कि कोई किसी प्रकार की कमी नहीं है। अपना तन मन धन हर तरीके से वो न्यौछावर करता है। अधिवक्ता देखा जाए तो देश का एक आईना है, देश की एक सुरक्षा है अपने आप में ही, और समाज को बनाने में भी अधिवक्ता की बहुत बड़ी भूमिका रहती है। राजनीतिक लोग जिस तरीके से इस अधिवक्ता समाज का तमाशा बनाने पर तुले हुए हैं या जिस तरीके से इसको गुमराह करने का प्रयास करे हुए हैं, मैं समझता हूं ये इन सब के लिए एक दिन बहुत भारी पड़ेगा। क्योंकि जो है आगरा में जसवंत सिंह आयोग की रिपोर्ट के बावजूद भी बेंच नहीं बन पा रही है, ये सिर्फ राजनीतिक विफलता है और बाकी किसी की कोई कमी नहीं है, कोई विफलता नहीं है पूरी तरीके से। मेरा अपना मानना यह है कि हमें और थोड़ा सा हम देख रहे हैं, और मान लीजिए अगर हमें फिर नौबत आई तो इन राजनीतिक इच्छा शक्ति वालों से ही बात की जाएगी कि आप ये बताइए कि चाहते क्या हैं, क्योंकि जनता भी पूरी तरीके से साथ देती है। और पवन भाई साहब, आपने तो लगातार साथ रहे हैं, सारी चीजें देखी हैं, मैं अच्छी तरह से वाकिफ हूँ। बहुत ज्यादा मुलाकात मेरी आपसे नहीं हुई है, लेकिन फिर भी मैं आपके बारे में काफी हद तक जानता हूँ और आपको भी सारी चीजें पता है। मुझे लगता है कि आने वाला समय, ये राजनीतिक लोग जिस तरीके से अधिवक्ताओं को, आगरा के अधिवक्ताओं को हल्के में ले रहे हैं, इनके लिए बहुत ज्यादा भारी पड़ेगा। इन लोगों को ये समझ जाना चाहिए कि अब जबकि प्रदेश में भी इनकी सरकार है और सेंट्रल में भी इनकी सरकार है, तो अब कहीं कोई बहाने की गुंजाइश नहीं बची है। इन लोगों को अब प्रयास पूरी तरीके से करने ही पड़ेंगे, अदरवाइज फिर इनको भुगतने के लिए तैयार रहना चाहिए। जी, मैं अब इस्लाम आगाई साहब के पास जाऊंगा। इस्लाम आगाई साहब हमारे
में। स्वागत है आपका इस्लाम भाई। आप क्या सोचते हैं इस खंडपीठ आंदोलन के बारे में? सबसे पहले तो भाई साहब, पवन भाई, आपको बहुत बहुत नमस्कार और बहुत बहुत आभार कि आपने मुझे इस लायक समझा कि इस डिबेट में मुझे बुलाया। और ख़ास तौर से मैं ये पैनल जो हमारा बैठा है, मैं इन सबको भी नमस्कार करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ कि आप सब मेरे बड़े भाई हैं। और ख़ास तौर से जो दर्शक इसको देख रहे हैं उनका भी मैं अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। मेरा कहना यह है कि जब माननीय जसवंत सिंह आयोग की रिपोर्ट आगरा के संबंध में आई तो फिर हाईकोर्ट बेंच आगरा में क्यों नहीं बनी। दूसरी बात यह है कि आज से पहले जब भाजपा विपक्ष में थी तो उनके तमाम सांसद विधायक जो है इसका विरोध करते थे कि हमारी सरकार आएगी तो हम हाईकोर्ट बेंच आगरा में बनवाएंगे। लेकिन बड़ा दुर्भाग्य है कि हमारे 9 विधायक, 4 मंत्री, 3 सांसद और खुसूसी तौर से हमारे विधि और न्याय मंत्री माननीय एसपी सिंह बघेल साहब जो सेंट्रल में राज्य मंत्री हैं, और उत्तर प्रदेश में सरकार भाजपा की है और केंद्र सरकार भी भाजपा की है, तो मैं नहीं समझता हूं कि हाईकोर्ट बेंच राजनीतिक स्तर पर कोई रुकावट आए उसमें। मेरे ख्याल से तो अगर हमारे माननीय सांसद और विधि न्याय मंत्री माननीय एसपी सिंह बघेल साहब अगर इच्छा शक्ति रखते हैं आगरा के लिए और आगरा की जनता को सस्ता और सुलभ न्याय दिलाना चाहते हैं, तो उसके लिए हाईकोर्ट बेंच आगरा में स्थापित करने के लिए उनको बढ़कर कदम उठाना चाहिए और केंद्र सरकार के पास ये प्रस्ताव भेजना चाहिए उत्तर प्रदेश के माध्यम से कि वो सरकार को ये मैसेज कन्वे करें कि साहब आगरा के जनता, आगरा के अधिवक्ता समाज, आगरा का व्यापारी वर्ग, आगरा से जुड़ा हुआ हर प्रकार का वर्ग जो है हाईकोर्ट बेंच की मांग करता है और आगरा में हाईकोर्ट बेंच स्थापित हो। इसके लिए हमारे भाजपा के जितने विधायक हैं, आगरा के सांसद हैं, मंत्री हैं और खास तौर से विधायक सांसद जी, मंत्री एसपी सिंह बघेल साहब स्वयं दबाव बनाए केंद्र सरकार पर कि वो जो है आगरा में हाईकोर्ट बेंच स्थापित कराएं। क्योंकि देखिए भौगोलिक स्थिति के भी, जैसे हमारे करता सिंह भारती साहब ने बताया कि आगरा हर लिहाज से यहाँ व्यवस्था है, साधन की व्यवस्था है और विश्वविख्यात आगरा है। यहाँ अंग्रेज भी आते हैं और आपको पता होगा, आप मुझसे ज्यादा ज्ञानी हैं, कि जब संयुक्त प्रांत था अंग्रेजों के जमाने में तब ये दीवानी प्रांगणी यहाँ हाईकोर्ट हुआ करता था उत्तर प्रदेश का। और उस हाईकोर्ट होने के बाद जब यहाँ से अंग्रेज चले गए तो उन्होंने यहाँ के हाईकोर्ट को इलाहाबाद शिफ्ट कर दिया और उसके बाद आगरा की जनता आज खाली हाथ है। और मैं आपके माध्यम से ये और इस चैनल के माध्यम से ये सभी अपने राजनीतिक नेताओं से निवेदन करता हूं कि वो अपनी सरकार, खासतौर से भाजपा के नेताओं से निवेदन करना चाहता हूं कि जितने भी विधायक, मंत्री और प्रदेश के मंत्री माननीय मुख्यमंत्री से इस बारे में दबाव बनाए कि आगरा की जनता के लिए हाईकोर्ट बेंच स्थापित करें और जस्टिस जसवंत सिंह आयोग की रिपोर्ट के अनुसार आगरा में बेंच स्थापित हो और इसका प्रस्ताव बना के केंद्र सरकार को भेजा जाए और केंद्र सरकार के हमारे विधि न्याय मंत्री माननीय एसपी सिंह बघेल साहब केंद्र सरकार पर इस बात का दबाव बनाए कि चाहे कुछ भी हो हाईकोर्ट बेंच आगरा में स्थापित हो, तभी हमारे अधिवक्ता समाज और आगरा की जनता का विकास होगा और अधिवक्ता समाज इसके लिए उनको हमेशा जो है शुक्र अदा करेगा। और खास तौर से हमारे आगरा में हाईकोर्ट बनने के बाद यहाँ हर वर्ग को रोजगार मिलेगा, ऐसा मेरा मानना है। एक रिक्शा चलाने वाले से लेके टैक्सी वाले हों, ऑटो वाले हों, होटल हों, रेस्टोरेंट हो, सबको व्यवसाय मिलेगा अगर हाईकोर्ट बेंच यहाँ बनती है। मेरे आपके चैनल से माध्यम है कि हमारे जितने भी सत्ता के इस वक्त जो नेतागण हैं, मंत्री हैं, वो आगरा में हाईकोर्ट बेंच स्थापित करें। हम उनके लिए फूलों की माला लिए तैयार खड़े हैं। ऐसा प्रस्ताव वो ले आए कि आगरा में हाईकोर्ट बेंच स्थापित हो जाए। मेजर हाईकोर्ट जसवंत सिंह आयोग की रिपोर्ट के अनुसार ये यहाँ पे बेंच स्थापित हो। अधिवक्ता समाज उनके लिए खुले दिल से स्वागत के लिए तैयार है और सदैव उनका ऋणी रहेगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया भाई। मैं आपके पास आता हूँ दूसरे दौर में। अमीर भाई हमारे साथ, अमीर भाई आपका स्वागत है कार्यक्रम में।
मैं अमित भाई आपसे इसमें 2 प्रश्न पूछना चाहता हूँ, तो अभी तक बातचीत बनकर आ रही है। पहला प्रश्न तो मेरा ये है कि जो बात अभी चर्चा में आई कि केंद्र और प्रदेश में सरकार है तो हमारा काम होना चाहिए। नंबर 2, तो इस प्रश्न के इस बात के माध्यम से मेरा प्रश्न आपसे ये है कि एक विधिक हक जो हमारा है, जो न्याय है आगरा का, आगरा के बच्चे-बच्चे का हक है विधिक कि जसवंत सिंह आयोग की रिपोर्ट है कि आगरा में ही स्थापित हो। तो क्या उसके लिए 1 इंजन, 2 इंजन या 2 सरकार या पक्षपाती सरकार, इस सरकार की आवश्यकता पड़ेगी? और दूसरा मेरा आपसे प्रश्न ये है कि ऐसी क्या अभी भी कमी आप देख रहे हैं कि आंदोलन में वो गति नहीं दिख रही जो इन लोगों को मजबूर करे? क्योंकि अभी कुल 15 दिन बाद जहाँ तक मैं समझता हूँ कभी भी आचार संहिता की लग जाएगी और फिर सबके पास एक रटा-रटाया जवाब होगा कि अब तो आचार संहिता लगे और इसके बाद यानी 3 महीने और। देखिए पवन भाई, जैसे कि हम लोग कई रोज से चर्चा इस पर कर रहे हैं, दिक्कत ये है कि चाहे वो डबल इंजन की सरकार हो चाहे सिंगल इंजन की सरकार हो, सुनवाई किसी सरकार में नहीं हुई। जिस सरकार ने कमीशन बनाया, जिस सरकार के कार्यकाल में कमीशन की रिपोर्ट आई, उस सरकार ने ही उस पर अमल नहीं किया, कांग्रेस की सरकार थी दोनों तरफ। बल्कि यहाँ तक के कमीशन की रिपोर्ट भी तब तक जो है उन्होंने पब्लिश नहीं की जब तक के लिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में रिट फाइल नहीं करनी पड़ी। अब उसके बाद से कई बार तब ऐसा हुआ है कि दोनों जगह एक ही पार्टी की सरकारें रही हैं, और वो पार्टियां जब विपक्ष में रही हैं उन्होंने बढ़ चढ़ के आंदोलन में हिस्सा लिया। जैसे कि हमारे आदरणीय भारती जी ने बताया कि जब भाजपा की एसपी सिंह बघेल साहब ने गिरफ्तारी दी, रमाशंकर कठेरिया जी ने आंदोलन का नेतृत्व किया, सड़कों पर लगे, मुकदमे लगे, उन पर वक्त तक चल रहे हैं। लेकिन सत्ता में आने के बाद भूल गए। अब सत्ता में आने के बाद बिल्कुल भाषा चेंज हो गई। बघेल साहब अब कहने लगे हैं कि चीफ जस्टिस की सिफारिश चाहिए, उसकी रिकमेंडेशन चाहिए, जिसकी कहीं कोई जरूरत ही नहीं है। इससे पहले कभी किसी सरकार ने नहीं कहा कि चीफ जस्टिस की हमें चाहिए। अरुण जेटली लॉ मिनिस्टर रहे, वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे, बीजेपी की सरकार थी, यहाँ प्रदेश में राजनाथ सिंह जी थे, उसके बाद भी ये प्रश्न नहीं उठा। अब क्योंकि दिक्कत क्या आ गई, दिक्कत ये आ गई कि बघेल साहब पे जिम्मेदारी बहुत ज्यादा आ गई। एक तो वो आगरा से सांसद, और इस आंदोलन को उन्होंने हमेशा समर्थन किया, इस आंदोलन में बढ़ चढ़ के उन्होंने हिस्सा लिया, गिरफ्तारी दी, तमाम बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया जब वो विपक्ष में थे, दूसरे दल में थे। अब सत्ताधारी दल, यूपी में भी उनकी सरकार, केंद्र में उनकी सरकार, और वो खुद केंद्रीय विधि राज्य मंत्री शहर से, तो वो क्या करे, तो बड़ा सोच समझ के उन्होंने अपने गले का, जो कहते हैं ना, गले के अंदर जो आपके सांप पड़ा था, उस सांप को उठा के उन्होंने चीफ जस्टिस के गले में डाल दिया। ना चीफ जस्टिस कभी रिकमेंडेशन करेंगे, ना कभी हाईकोर्ट बेंच आएगी। अब हमें भी सोचना पड़ेगा, अधिवक्ताओं को भी इस आंदोलन की रूपरेखा पर विचार करना पड़ेगा, नए सिरे से रणनीति तैयार करनी होगी, हमें उस कारण में जाना पड़ेगा, उस रूट में जाना पड़ेगा। जसवंत सिंह कमीशन की हम बार बार जो कहते हैं उसको इम्प्लीमेंट करो, इम्प्लीमेंट करो, हमें ये सोचना होगा कि उसकी इम्प्लीमेंटेशन में क्या बाधा है, किस तरह से हम कहाँ अपना प्रेशर बिल्टअप करें जिससे कि हमारी मांग मानी जाए। राजनीतिक दलों, बस राजनीतिक दल हर चीज को अपने वोट के नफे नुकसान से देखते हैं, और आगरा को लेकर वो सत्ताधारी दल बिल्कुल निश्चिंत है, बीजेपी बिल्कुल निश्चिंत रहती है, उसे मालूम है हम कुछ भी कर लें, आखिरकार हमारे ही यहाँ से विधायक जीत रहे हैं, हमारे ही सांसद जीत रहे हैं। राज बब्बर जी ने जरूर 2 बार इस विधक को तोड़ा था, लेकिन उसके पीछे क्या कारण थे पूरा शहर जानता है। आधी से ज्यादा बीजेपी उनके समर्थन में थी, तब वो जीत पाए थे। तो सत्ताधारी दल जो है, बीजेपी जो है खासतौर से, उसमें जो सत्ताधारी दल है उसी की हम बात करेंगे, उसके दिमाग के अंदर तो ये आगरा के लिए कुछ मत दो, फिर भी ये थकार के हमें वोट डालेंगे। आप देख ही रहे हैं आगरा में हाईकोर्ट बेंच पे तो हम कर ही रहे चर्चा, लेकिन आप बैराज देख लिए, आज तक बैराज नहीं बन पाया। इंटरनेशनल एयरपोर्ट की बात हो रही थी, वो नहीं, वो यहाँ से चला गया। इंटरनेशनल स्टेडियम की बात हो रही थी, वो आज तक नहीं बन पाया। कोई इंडस्ट्री नहीं आप ला पाए। बात हो रही थी कि हम साथ टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्रीज लाएंगे और ये लाएंगे, नॉन पॉल्यूशन वाली इंडस्ट्री लाएंगे, एक भी बताइए कौन सी इंडस्ट्री आप कायम कर पाए? क्या दिया आपने आगरा को? कुछ नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? उन्हें मालूम है हम बिना कुछ किए जब हमें सारी वोट मिल रहा है, हमारे विधायक जीत रहे हैं, 9 की 9 सीटें हम जीत गए, हमारे विधायक जीत रहे हैं, हमारे सांसद जीत रहे हैं, तो हमें जरूरत क्या है शहर के लिए करने के लिए? जीतती रहे जनता, करती रहे। आखिर में तो चुनाव जिन मुद्दों पे आ जाता है, जो जातिगत समीकरण बैठा दिए जाते हैं, धार्मिक आधार पर विभाजन कर दिया जाता है,
तो ये पार्टी जानती है कि हमें तो सत्ता में आने ही आना है, हमारे फिर 9 विधायक जीतेंगे। अधिवक्ता समाज ने पहले भी इनका विरोध किया है। एक बार जरूर हुआ था, केशव मेहरा को हम लोगों ने हरवा दिया था, पूरा प्रचार चलाया था। लेकिन दिक्कत क्या है? दिक्कत यह है कि अधिवक्ता समाज भी राजनीतिक आस्थाओं से बट जाता है। मुझे ये कहने में बिल्कुल हिचक नहीं है, क्योंकि मैं किसी पार्टी से जुड़ा हुआ नहीं हूं। मैं सारी पार्टियों को एक ही तराजू में रख के तोड़ रहा हूं। लेकिन हमारे अधिवक्ता समाज में जो हमारे अधिवक्ता साथी सत्ताधारी दल से जुड़े हुए हैं, वो बटे हुए हैं। सामने तो कोई किसी में हिम्मत नहीं है जो विरोध कर देगा हाईकोर्ट बेंच नहीं बननी चाहिए, लेकिन पूरे तन मन धन से और पूरे मनोयोग से, पूरी भावना से, पूरी शिद्दत के साथ वो आंदोलन में पार्टिसिपेशन नहीं करते हैं। भारती जी बैठे हैं, मुझे क्षमा करेंगे, जब बहन जी की सरकार थी, बीएसपी की सरकार थी, तो हमारे वो अधिवक्ता साथी जो बीएसपी से जुड़े थे वो भी आंदोलन से बिल्कुल दूरी बना लिया करते थे। कांग्रेस की सरकार थी तो हमारे जो कांग्रेस के साथी एडवोकेट्स है, कांग्रेस पार्टी में सक्रिय है, वो आंदोलन से दूरी बना लेते थे, पीछे से सपोर्ट करते हैं। बोलेंगे, आप डिबेट में बुलाएंगे, हर आदमी कहेगा बेंच बननी चाहिए, लेकिन जब आप बात करेंगे तो पॉलिटिकल जो उनके ऊपर डंडा होता है, जो प्रेशर होता है पार्टी का, और जो दबाव होता है, अगर कोई बोलता भी है तो दूसरे दिन उसे खामोश कर दिया जाता है कि बिल्कुल नहीं बोलोगे। वो बोलना तो दूर 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 तक नजर नहीं आते, किसी भी सभा में आना जाना बंद कर देते। तो ये दुर्भाग्य है। जब राजनीतिक आधार पर हम अधिवक्ता समाज भी बढ़ा है तो हम जनता से क्या कहें? किस मुंह से हम जनता से शिकायत कर रहे हैं? आज अधिवक्ता समाज एकजुट नहीं है। आप बुला के देख लीजिए, कोई आंदोलन का आप दीजिए मैसेज, आप कहिएगा सड़क हम घेरेंगे, आप कहिएगा एसपी सिंह बघेल को हम घेराव करेंगे, देखिए कितने लोग पहुंचते हैं वहां, और सत्ताधारी दल के खासतौर से एडवोकेट जो है हमारे साथी। तो सबसे पहले अपने गिरबान में झांकना होगा, हमें समझना होगा। देखिए, पार्टी कार्यकर्ता से चलती है, पार्टी नेता से चलती है। अगर दमदार नेता कार्यकर्ता तो वो पार्टी में भी अपनी बात मजबूती से रख सकता है। लेकिन आज जो राजनीति का ट्रेंड हो गया है, चापलूसी, आगे पीछे घूमना, सही बात कहने की हिम्मत ना होना, इन सब चीजों ने कर दिया। और यही वजह है कि हाईकोर्ट की, आगरा की हाईकोर्ट बेंच ही छोड़ दीजिए, आगरा की किसी समस्या का कोई निराकरण ना हुआ है। और मुझे तो लगता है कि कोई, आप जरूर कहेंगे इस बात को आप निराशावादी बात कर रहे हैं। मैं निराशावादी बात नहीं कर रहा पवन भाई, मैं आईना दिखा रहा हूँ। मैं खुद आईना देखता हूँ, पहले मैं आईना देख रहा हूँ, फिर औरों को दिखा रहा हूँ। मैं जानता हूँ, मैं इस आंदोलन से बहुत शिद्दत से जुड़ा हूँ, शुरू से मैं इस आंदोलन में रहा हूँ। मेरा योगदान इस आंदोलन में जो रहा है, मुझे गिनाने की जरूरत नहीं है। दुख इसी बात का है कि हमारे साथी जब राजनीतिक दल से जुड़े होते हैं, उनकी आस्था तुरंत बदल जाती है आंदोलन के लिए, आंदोलन गौड़ हो जाता है उनके लिए, पार्टी पहले सुप्रीम हो जाती है, पार्टी प्रमुख तौर पर। अभी भाई, अभी आपने आईना दिखाने की बात की है, तो मैं आपको बताऊं, अभी आगरा का यूथ नाम से कमेंट इसमें कर रहे हैं, और वो भी एक आपसे सवाल पूछ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमारे अतिथियों से, गेस्ट से आप सवाल पूछिए कि यूथ को इस आंदोलन से जोड़ने के लिए क्या किया जाए। ये प्रश्न मैं आप ही से पूछ रहा हूँ। हमेशा हर आंदोलन में आगे आगे रखा है। हमारे पूरे आंदोलन में, हम भी जिस समय यूथ थे उस समय सारे यूथ ही इस आंदोलन की कमान संभालते हैं, और सारे यूथ को पूरे इस आंदोलन में मौका दिया जाता है, सामने लाया जाता है, उनका पूरा सहयोग लिया जाता है, उन्हें पूरी जिम्मेदारियां दी जाती है। जब हम यूथ हुआ करते थे तब सारी जिम्मेदारियां हमारे ऊपर थी, लेकिन जो हमारे यूथ, आज का जो हमारा यूथ है, उसे भी अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी। पवन भाई, चीजें बड़ी तेजी से बदली हैं, चीजें बहुत तेजी से बदली हैं। जो भी आंदोलन के लिए निकल के आया है उसको पूरा सम्मान दिया गया, उसे जिम्मेदारी दी गई है। ये तो जो है समझिए कि सबकी जिम्मेदारी है, सबकी जिम्मेदारी है, सबको इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए। यूथ से ही तो पूरी आशा है। देखिए, आंदोलन को यूथ ही चलाते हैं। हम लोग जब यूथ थे तो हम लोग सड़कों पर संघर्ष करते थे, हमने ट्रेनें रोकी, हमने ताजमहल पर प्रदर्शन किया है, हमने वहां बैनर कर, हमने सरकार के हर कार्यालय में प्रदर्शन किया, हमने लाल किले पे गेट रोका। लेकिन अब हम उतनी कैपेसिटी में नहीं कर सकते। अब हम पॉलिसी बना सकते हैं, प्लानिंग हम लोग कर सकते हैं। भारती जी बैठे हैं, ये प्लानिंग कर सकते हैं, हम लोग प्लानिंग कर सकते हैं। जिम्मेदारी तो यूथ को ही निभानी पड़ेगी, सड़कों पे आके उन्हें यूथ को टक्कर लेनी होगी। और यूथ के पार्टिसिपेशन के बिना ये आंदोलन सफल हो भी नहीं सकता किसी भी तरीके से। और अब तक जो आंदोलन चला है उसकी सफलता में यूथ का 80% कंट्रीब्यूशन रहा है। इतना संघर्ष, लंबा संघर्ष आप जैसे अधिवक्ताओं ने किया है, और उसके बाद भी यदि वांछित सफलता ना मिले तो लाजमी है ऐसी बातें आना। मैं करतार सिंह भारती साहब की तरफ चलूंगा, और भारती साहब, मैं आपसे पूछना चाहूंगा इस थोड़ा सा इस आंदोलन के पुराने सुनहरे पलों की तरफ जाना चाहूंगा, और आपसे कुछ पूछना चाहूंगा, क्योंकि आप बहुत ही अनुभवी हैं।
आप इस आंदोलन की लगभग शुरुआत से ही जुड़े हुए होंगे, 80 के आसपास से। आप ज्यादातर राजनीतिक दलों को उनमें शामिल भी रहे हैं, उनके लोगों से अच्छी तरह से परिचित भी हैं। मैं अगर ये कहूँ कि जो राजनीति में सक्रिय रहे हैं या रहे होंगे, उनसे आपके घरेलू रिश्ते भी रहे हैं। आप उन्हें अच्छी तरह से उनका स्वभाव भी समझते हैं। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि क्या जो 81 में मिसेज इंदिरा गांधी जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थी, उन्होंने जस्टिस आयोग जसवंत सिंह आयोग बनाया था ये जानने के लिए। उस समय आप थे या उस समय की आप घटनाओं को जोड़ते हुए आज के राजनीतिक लोगों से आप क्या देखते हैं? क्या अपेक्षा है आपकी? आदर्श हैं। आपका बहुत ही आभारी हूँ कि आपने एक ऐसे बहुत ही ज्वलंत मुद्दे को उठाया है और ये आगरा के लिए वास्तव में आपका जो अपनापन है, मैं उसके लिए आपके प्रति बहुत आभारी हूँ। दूसरा मेरा निवेदन ये है आपसे कि देश देश के अंदर माननीय मोदी जी बड़े-बड़े फैसले ले रहे हैं। बड़े कड़वे घूँट पी कर के भी वो बड़े फैसले लेते हैं और उन्हें इस बात की बिल्कुल परवाह नहीं है कि वो विपक्ष हमसे क्या कहेगा। लेकिन ऐसे ही जब भारत सरकार ने एक अपॉइंट किया कमीशन और उस बाकायदा लीगल कमीशन अपॉइंट हुआ और कमीशन ने 3-4 साल की जांच के उपरांत एक फैसला दे दिया। तो फिर माननीय मोदी जी को इसमें तो कोई कष्ट होना ही नहीं चाहिए और ना उनको डरने वाली कोई बात है। ये खून का जो घूंट है पीना पड़ेगा एक बार। ये सरकार जब तक कोई कोई भी सरकार रहे उसको ये फैसला लेना ही पड़ेगा क्योंकि ये अधिवक्ताओं की मांग अकेले की नहीं है बल्कि आम आदमी की मांग है। हमारा ये जन आंदोलन है और ये सरकार अब तो इनके लिए और सुविधाजनक है। पहले तो ये था कि प्रदेश में सरकार किसी और की होती थी और केंद्र में कोई और होती थी। अब तो सारे फैसले नीचे से नगर पालिका से लेकर के केंद्र तक भाजपा ही अपने सारे फैसले लेती है। तो अब आज की तारीख में विधि मंत्री हमारे एसपी सिंह बघेल साहब ये कहें कि औपचारिकता हमें पूरी करनी है, तो हम कहते हैं औपचारिक पूरी करनी है तो आप पूरी करिए। इसकी आपको पहल करनी है, हमें बताइए मतलब कि क्या करना है। हम तो 60 साल से पहले ही संघर्ष कर रहे हैं। आगरा के हर चौराहे को अब तक यहाँ के लाखों लोगों ने, चाहे वो आगरा हो, मैनपुर हो, एटा हो, इटावा हो, अलीगढ़ हो, ये सारे जिले चाहते हैं। 18 जिले की लाखों की संख्या चाहती है कि हमारा ये अधिकार हमको मिलना ही चाहिए और मिलना तब चाहिए कि हम इस बात का क्लेम इसलिए भी करते हैं कि ये चीज हमारे यहाँ से उठा के ले जाई गई थी 1869 में, जब यहाँ पर हमारा हाई कोर्ट था। अब हम हाई कोर्ट नहीं मांग रहे, अब तो हम केवल उसकी बेंच मांग रहे हैं। तब सरकार के पास कमीशन की रिपोर्ट है, सरकार के पास आगरा की भौगोलिक परिस्थितियां हैं, सरकार के पास देश पूरी दुनिया का सबसे जो अच्छा आगरा आगरा बड़ा आगरा है, ज्योग्राफिक बैकग्राउंड है, आवागमन के साधन है, ये सब चीज इनके पास है। तब इनसे जवाब तलब कौन करेगा? इसलिए मेरा कहना यही है कि आगरा पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जो लोग हैं वो चाहते हैं कि आगरा में हाई कोर्ट की बेंच की स्थापना हो और उसके लिए सरकार के पास इतना समर्थन है कि सरकार को डरने की आवश्यकता नहीं है। सरकार को ये वोट की राजनीति है बस कि हमारे अगर हमने इधर ले लिया तो बरेली के और मेरठ के लोग नाराज हो जाएंगे। सरकार को ये घूंट तो पीना ही पड़ेगा साहब। इसलिए आगरा के हित में हम लोग, और हम भी आपसे बता दें आपको जिस पवन जी कि आगरा के अधिवक्ता, आगरा की जब तक हाई कोर्ट की बेंच हमको दोबारा नहीं मिल जाती तब तक ये आगरा के लोग बच्चे से लेके बूढ़े तक सब संघर्ष करते रहेंगे और जब तक उनकी मांग पूरी नहीं होगी तब तक हमारा अपना अधिकार नहीं मिलेगा, तब तक हम लड़ते रहेंगे, लड़ते रहेंगे, लड़ते रहेंगे। हिरेन गुप्ता जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ और आपसे ये जानना चाहता हूँ, रामायण में आपने एक प्रकरण है वो आपको याद होगा। उसमें जब लंका जाने के लिए समुद्र पार करने की बात थी और भगवान राम उस समय जब एक पूजा पाठ कर रहे थे और प्रार्थना की जा रही थी कि समुद्र उन्हें रास्ता दे दे, लेकिन समुद्र ने जब एक तय समय तक और रास्ता नहीं दिया है, तो पूरी रामायण में संभवतः पहली बार भगवान राम को गुस्सा आया था, क्रोध उन्होंने किया था और वो धनुष से समुद्र को सोखने के लिए ही चले थे। लेकिन तभी वो समुद्र ने आकर अपनी क्षमा याचना की थी और उन्हें उपाय बताया था। तो क्या हिरेन जी आप नहीं समझते कि अब ये देखते हुए कि अब बस कुछ ही समय इस चुनाव का बचा है, सारी की सारी सीटें उन्हीं लोगों के पास हैं, जो आगरा उन्हें दुलार प्यार और अपना सम्मान उन लोगों को दे सकता था उसको दिया है। कोई भी पद देखिए, किसी भी प्रकार का देखिए, सब पर एक ही तो पार्टी है। तो अगर हम अपना अधिकार क्या, जो वादा इन लोगों ने किया था, इन्हीं ने क्या, जितने भी राजनीतिक दल है, चाहे वो विपक्ष में हो चाहे सत्ता में हो,
चुनाव लड़ते समय सबसे बड़ी एक ही बात होती है, बैराज होगा, हाई कोर्ट की बेंच होगी, अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम होगा। तो क्या अब सब्र का बांध नहीं टूट रहा है? क्या आंखें टेढ़ी करने का समय नहीं आ रहा है? ऐसा इस बारे में, आंदोलन के बारे में आप क्या सोचते हैं? आखिर कब तक याचना होगी? पवन भाई साहब, बिल्कुल आपने सही कहा कि ये समय तो वही है कि हमें अपने रौद्र रूप को दिखाना चाहिए। लेकिन जैसा कि अभी आमिर भाई साहब ने कहा, बिल्कुल सही कहा कि इस वक्त का आंदोलन सही मायने में हमें जिस पावर के साथ, जिस ताकत के साथ करना चाहिए, शायद हम नहीं कर पा रहे हैं। और उसकी बहुत सी वजह ऐसी हैं इंटरनल, जिनको कि शायद आप भी समझते हैं और आमिर भाई साहब तो बेहतर समझते ही हैं, क्योंकि उन्होंने तो आंदोलन के वो उस दौर के व्यक्ति हैं, करतार सिंह भाई साहब भी, कि जहां आंदोलन चरम पर था और उस आंदोलन की आवाज दूर दूर तक सुनी गई थी, इंटरनेशनल लेवल पर भी सुनी गई थी। चाहे वो ताजमहल का घेराव हो, चाहे वो संसद का घेराव हो, चाहे वो नंगला चंद्रभान वाली घटना हो, जिस तरह से भी हो, वो बहुत ही जबरदस्त तरीके से आंदोलन था। और पिछले 4-5 साल से, 5-6 साल से मैं कहना चाहूंगा शायद, कि आंदोलन वो धार नहीं ले पा रहा है। इसकी हमारी कुछ इंटरनल वजह हैं, जिसको कि अब किस तरह से कहा जाए, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि अब ये वही वक्त है जहां भगवान राम ने धनुष उठाया था। तो अब हमें भी मिलकर, एकजुट होकर इस तरीके का प्रयास करना चाहिए। एक धनुष उठाना ही होगा और इन राजनीतिक लोगों को ये बताना होगा कि बस अब धैर्य की परीक्षा खत्म हो गई है। इसका रीजन ये है कि बहुत सही कहा था अभी हमारे आमिर भाई साहब ने, ठीक बिल कहा था, और एक हमारे करतार सिंह भाई साहब ने भी सही कहा कि जब प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल साहब अब जब कानून राज्य मंत्री बन गए हैं और वो भी सेंट्रल में, तो इसके बाद कहां गुंजाइश बचती है? क्या हाईकोर्ट बेंच और स्टेट्स में दो दो नहीं है? मेरठ और आगरा की बात करते हैं तो क्या एमपी में दो हैं? आई थिंक महाराष्ट्र में भी दो हैं शायद। तो अब अगर मान लीजिए यूपी है, यूपी की भौगोलिक स्थिति को अगर आप देखते हुए चलेंगे, तो इतना बड़ा प्रदेश है, यहाँ पर दो तो छोड़िए, 3 हाईकोर्ट बेंच भी बन सकती हैं, बनाई जा सकती हैं। तो जनता के साथ इस तरीके का अन्याय और खिलवाड़ वास्तव में जो है, अब आगरा के अधिवक्ताओं की परीक्षा का बिल्कुल चरम सीमा है। और हमें लगता है कि हमें एक बार बैठकर विचार अपने तरह ढंग से करना चाहिए। और जो आपने ये उदाहरण दिया रामायण वाला, मुझे लगता है यही वो समय है कि हमें उस पल को याद करना चाहिए, समझना चाहिए, और उसी रूप में इस आंदोलन को हमें अब आगे बढ़ाना चाहिए, क्योंकि वक्त नहीं है। सही कहा, ये बाद में अचानक क्या बैठेंगे, आचार संहिता लग गई। तो इतना ही हमारे पास बहुत छोटा सा पीरियड है कि हमें इन लोगों को ये एहसास कराना होगा कि अगर इन लोगों ने हमारे साथ और ज्यादा खिलवाड़ करने की कोशिश की, तो शायद ये इन लोगों के लिए बहुत घातक साबित होगा। जैसा कि सही अभी पहले कहा आमिर भाई साहब ने भी, कि इन लोगों को लगता है कि जीत जाते हैं हम तो यही इनका भ्रम हमें तोड़ना चाहिए। तभी हाईकोर्ट बेंच के लिए कुछ मजबूत पहल ये लोग करेंगे, क्योंकि अब कोई गुंजाइश नहीं बची है, अब कोई शक नहीं बचा है, अब कोई भी इस तरीके की बाधा नहीं है कि वहां सरकार अलग या वहां सरकार अलग, या मेजोरिटी नहीं है, या इस तरीके की चीजें नहीं है। तो अब सब कुछ है। जब सब कुछ है तो फिर हाईकोर्ट की बेंच आगरा में क्यों नहीं? मुझे लगता है कि अब हम लोगों को कुछ बड़ा करना ही चाहिए। और इस मसले पर मैं भाई साहब से और इन सभी से बात एक बार फिर बैठ के भी करूंगा, और कोशिश करता हूं कि कुछ पॉजिटिवली आगे बढ़ सके, और बढ़ेगा तो सही, बेंच तो आएगी जी। और इस्लाम कुर्बानी बघाई लेकर साहब, आएगी, मैं ये मैं आपके लगता है। पास इस्लाम बघाई साहब मैं अब आपके पास आता हूँ। जी भाई साहब। आजकल तो सबसे ज्यादा हल्ला गुल्ला या देखा जाने वाला अगर कोई खेल है तो क्रिकेट है। और क्रिकेट में हम देखते हैं कि अक्सर बॉल का जो कॉल होती है वो थर्ड अंपायर के पास जाती है और वो फिर फैसला करता है, और वो जो फैसला करता है वो सबको मान्य होता है। अब तो सौभाग्य की बात करें या आशा के लिए एक अच्छी बात है कि हमारा ही आदमी, हम लोग के बीच का आदमी, हमारा ही सांसद इस समय थर्ड एम्पायर की भूमिका में है। और उसको तो बस यही करना है, यही तो कहना है उसने, नियम कायदा देख के कि ठीक है भाई, चीफ जस्टिस की रिपोर्ट है, 81 की रिपोर्ट है, जसवंत आयोग की रिपोर्ट है, लाइए इसको, लाइए मंगाइए, केवल घंटी बजानी है, टेबल पे रखी हुई और वो सामने आएगी और दस्तखत करनी है। पेन भी हमारे आगरा का, दस्तखत करने वाले भी हमारे आगरा की, मांग भी हमारे आगरा की, और विधिक मांग है, उसमें कोई आदमी, क्योंकि जहां तक मुझे याद आ रहा है पिछली बार पिछले कार्यक्रम में अनिल तिवारी जी आए थे, उन्होंने भी कहा था, और श्रोतिया जी ने भी कहा था कि अभी तक जसवंत सिंह आयोग की रिपोर्ट को किसी ने भी चैलेंज नहीं किया है। ये जरूर अलग अलग लोग अलग माध्यम से
विरोध करके कहते रहे, लेकिन उस रिपोर्ट को चैलेंज नहीं किया। अगर रिपोर्ट ही चैलेंज नहीं हुई है तो ये हमारे थर्ड एम्पायर जो इस समय थर्ड एम्पायर की भूमिका में है, जिन्हें अब दस्तखत करने हैं, जिस मंत्रालय में वो बैठे हैं, केवल फाइल ही तो मंगानी है। साथ में आप लोग तो वकील साहब, विद्वान अधिवक्ता लोग हैं, आप लोग रूलिंग लगाते हैं, तो केवल उसको मानना ही तो है, इससे अधिक नहीं है। क्या कहते हैं? जी भाई साहब, बिल्कुल सही कहा आपने। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिस तरीके से पूर्वी उत्तर प्रदेश में लखनऊ में हाईकोर्ट बेंच की बनाई गई, और उसी प्रकार से क्या पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए आगरा में बेंच नहीं बनाई जा सकती? भाई पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक बहुत बड़ा इलाका है जहां पर ये बेंच बनाई जा सकती है। और जैसे हमारे अभी हिरेन भाई ने कहा कि महाराष्ट्र में भी 2 बेंच हैं, एमपी में भी 2 बेंचें हैं, और कई प्रदेशों में डबल डबल बेंचें बनी हुई हैं, तो आगरा में बेंच क्यों नहीं बन सकती? और जैसे आपने कहा कि अभी हाईकोर्ट बेंच के लिए जो जस्टिस जसवंत सिंह आयोग की कमीशन बनाया गया था, उस कमीशन ने अपनी रिपोर्ट दी। उस रिपोर्ट के अनुसार अभी तक उस रिपोर्ट को किसी ने चैलेंज नहीं किया है। तो बिल्कुल सही बात है कि विधिक हमारी मांग है, और जब एक हाईकोर्ट के बेंच के लिए एक कमीशन बना, कमीशन ने आगरा के भौगोलिक स्थिति को देखते हुए और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की भौगोलिक स्थिति को देखते हुए केवल और केवल आगरा के लिए ही बेंच को जो है बनाने के लिए अपनी संस्तुति की, तो उसके बाद क्या वजह रह जाती है जो हमारे विधि और न्याय मंत्री माननीय एसपी सिंह बघेल साहब, जैसा कि आपने फरमाया कि वो इसको आगे नहीं बढ़ा रहे हैं। बड़ी अच्छी बात तो उनको ये करनी चाहिए कि वो फाइल लेकर जो जसवंत सिंह आयोग की रिपोर्ट है उसको सामने प्रधानमंत्री जी के सामने या जो संबंधित लोग हैं उनके सामने रखें कि सही आगरा की साहब ये बहुत जायज मांग है, इसको पूरा किया जाना चाहिए। और जस्टिस जसवंत सिंह आयोग की रिपोर्ट आगरा के फेवर में है, उसमें कुछ कहने सुनने की बात ही नहीं है। तो फिर कोई, मैं नहीं समझता हूं कोई वजह रह जाती हो कि अगर हमारे आगरा के खासतौर से 9 विधायक, जैसे मैंने पहले भी आपको बताया, और 4 मंत्री और 3 सांसद और साथ में विधि और न्याय मंत्री माननीय एसपी सिंह बघेल साहब अगर सरकार पे दबाव बनाएंगे, तो मैं समझता हूं कि आगरा में हाईकोर्ट बेंच स्थापित होने से कोई नहीं रोक सकता। बस यही है कि इच्छा शक्ति हमारे राजनेताओं की हो जाए, और इच्छा शक्ति आगरा के लिए खासतौर से आगरा की जनता को देखते हुए अगर हमारे राजनेता राजनीतिक लोग इसको इच्छा शक्ति बना लें, तो मैं नहीं समझता हूं कि कोई दूसरा दिन ना हो जब हाईकोर्ट बेंच की स्थापना के लिए कोई आदेश पारित मानने प्रधानमंत्री या माननीय मुख्यमंत्री या हमारे विधि न्याय मंत्री या जो भी संबंधित लोग हैं वो ना कर सकें। तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि हमारे राजनीतिक लोग अगर दबाव बना दें तो आगरा में हाईकोर्ट बेंच स्थापित हो जाएगी। और मैं आपके चैनल के माध्यम से यह भी बताना चाहता हूं, जैसे हिरेन भाई ने कहा कि अब आगरा का अधिवक्ता रुकने वाला नहीं है। एक जमाने से हमारा आंदोलन चला आ रहा है और आगे अब ये उग्र रूप धारण करेगा, ऐसा मैं समझता हूं। और ऐसी इस समय की स्थिति भी ऐसी है कि अगर हमारा अधिवक्ता समाज आगे आकर हाईकोर्ट बेंच के लिए उग्र रूप नहीं अपनाएगा, तो ये मौका है, उत्तर प्रदेश में भी सरकार भाजपा की है, केंद्र में भी सरकार भाजपा की है, और ये मौका है हमारे अधिवक्ता समाज का। और मैं आपके चैनल के माध्यम से आगरा की जनता से भी अपील करना चाहता हूं कि वो हाईकोर्ट बेंच के मुद्दे पर अधिवक्ताओं को अपना समर्थन दें। जैसे पूर्व में जब आंदोलन चला था तो हर व्यापारी वर्ग या जितने इंडस्ट्री के लोग थे, हर प्रकार के आगरा के वर्ग को इसमें जोड़ा गया था और लोगों ने अपना समर्थन दिया था। मैं आपके चैनल के माध्यम से यही आगरा की जनता से और आगरा मंडल के जनता से अपील करना चाहता हूं कि जस्टिस जसवंत सिंह आयोग की रिपोर्ट के अनुसार आगरा में हाईकोर्ट बेंच स्थापित हो। इसके लिए पूरे जोर शोर से अपने जितने विधायक और सांसद और मंत्री हैं उनको उनका घेराव करते हुए हम लोगों को मांग करनी चाहिए कि आगरा में हाईकोर्ट बेंच स्थापित हो, तभी हाईकोर्ट बेंच स्थापित हो सकती है, ऐसा मेरा मानना है। अब बस समय बहुत बीत चुका है, अब तो केवल समय यही बचा है कि जो समय हमारे पास अधिसूचना जारी होने से पहले बचा है उसमें हम सारे जो हमारे विधायक, मंत्री, सांसद और खासतौर से विधि न्याय मंत्री माननीय प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल साहब के पास अधिवक्ता समाज और आगरा की जनता जाकर उनका घेराव करे, उन पर दबाव बनाए और वो अपनी पार्टी में, अपनी सत्ताधारी पार्टी में दबाव बनाए, तभी हाईकोर्ट बेंच आगरा में स्थापित हो सकती है। और अब हमारा आगरा का अधिवक्ता, खासतौर से युवा अधिवक्ता, अगर संघर्ष समिति ऐलान कर दे कल ही कि आंदोलन कल से जारी होगा तो हम सड़कों पर उतरने के लिए बिल्कुल तैयार बैठे हैं।
ये मैं आपसे पूर्ण वादा करता हूं कि सबसे पहले मैं आगे आऊंगा और हमारे अधिवक्ता समाज को, हाईकोर्ट बेंच को स्थापित करने के लिए जो भी करना पड़े हम करने के लिए तैयार हैं। जी इस्लाम भाई, ये आपने कहा कि उग्र आंदोलन करेंगे या उग्रता रहेगी। मेरा बस यही निवेदन है कि उग्रता की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि व्यग्रता तो काफी है। उग्रता और व्यग्रता में काफी फर्क होता है। और आप लोग को मैं तो ये चाहूंगा कि कोई भी आदमी कानून को ना तोड़े। उग्रता एक अलग चीज है, व्यग्रता बनी रहे। इस्लाम भाई और हिरेन भाई और करतार सिंह भारती जी और आमिर भाई, मैं एक तरफ आप लोगों का ध्यान दिलाना चाहता हूँ। जो एक महीन सी बात है, आप लोग अधिवक्ता लोग हैं, मेरी बात को शायद समझेंगे। जैसे मैंने अभी कहा, पिछली बार आशुतोष सोतिया और अनिल तिवारी जी ने कहा था कि अभी तक रिपोर्ट को कहीं किसी ने चैलेंज नहीं किया। एक दूसरी बात और है, मैं अमीर भाई के पास जाऊंगा, उन्हीं को ध्यान दिला रहा हूँ कि 1981 में तत्कालीन कांग्रेस सरकार थी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने उस समय जो थे, उन्होंने ये कहा था कि हम हाईकोर्ट की बेंच बनाने को तैयार हैं, लेकिन हमें ये नहीं मालूम कहाँ बनानी है, तो लिहाजा आप बता दीजिए। उन्होंने प्रधानमंत्री को लिखा था कि आप बता दीजिए कि ये बेंच कहाँ बनाई है। इसके बाद उन्होंने चीफ जस्टिस जसवंत सिंह के कमीशन का गठन किया था, जिसमें उत्तर प्रदेश के अलावा 2 अन्य प्रदेशों की भी बात थी, और उन्होंने उसमें स्थान तय कर दिया था कि यहाँ बनाई जाए। तो ये अब केवल मामला इतना है कि उस रिपोर्ट को लागू कर दिया जाए, यानी उस फाइल पर, उस जो रिपोर्ट थी, कमीशन था, जिसमें अमीर भाई ने पिछली बार में कहा था करोड़ों रुपया खर्च करके तमाम मेहनत के बाद वो रिपोर्ट दी गई थी, ये बताने के लिए कि स्थान क्या है। या तो वो लागू कर दी जाए, या फिर एकदम से कह दिया जाए कि अब ये खारिज हो गई तो चीज खत्म हो गई। आज झुंझुना दिवस वैसे ही मनाया गया, हम सोचेंगे कि ये भी एक झुंझुना था। अमीर भाई क्या कहना चाहते हैं? देखिए पवन भाई, देखिए पिछली डिबेट्स में भी मैंने बात रखी है। जस्टिस जसवंत सिंह आयोग ने स्पेसिफिक आगरा के लिए रिकमेंड किया है, और रिकमेंडेशन में उन्होंने सिर्फ ये नहीं, भौगोलिक आधार पर ही नहीं दिया, उन्होंने सारी चीजें कंसीडर किए हैं कि जो बाहर से वादकारी आएंगे उनके ठहरने के लिए उचित व्यवस्था है या नहीं। उसमें उन्होंने माना आगरा टूरिस्ट प्लेस है, होटल्स धर्मशालाएं बहुत हैं, हर बजट क्लास के होटल्स हैं, धर्मशालाएं, बाहर से आने वाले लोगों को ठहरने में कोई परेशानी नहीं होगी। इलाहाबाद मतलब कहीं भी पूरी वेस्टर्न यूपी में आगरा से सस्ता स्थान वादकारियों को नहीं मिल पाएगा, ये रखा। इसके बाद उन्होंने एडवोकेट्स की कॉम्पिटेंसी को मापा, मेरठ के एडवोकेट से बात करी, तमाम एडवोकेट से बात करी हर जगह के। उसके बाद उन्होंने पाया कि आगरा के एडवोकेट्स की कॉम्पिटेंसी बहुत है और वो पूरी तरह से काबिल है हाईकोर्ट के में अपनी प्रैक्टिस करने के लिए। तीसरी चीज जो उन्होंने कही, आगरा इस तरह से कनेक्ट है वेस्टर्न यूपी में सड़क मार्ग से, रेल मार्ग से, कि किसी को भी आने में कोई दिक्कत किसी भी तरह की नहीं होगी। सेंटर प्लेस उन्होंने पाया, बुंदेलखंड वगैरह को जोड़ते हुए और पूरा वेस्टर्न यूपी मेरठ जोड़ते हुए उन्होंने इसको पाया कि यहाँ ये जगह ऐसी है सेंटर में पड़ती है। तो सारी चीजें पे कंसीडर करने के बाद उन्होंने रिकमेंड किया। अब दिक्कत क्या हुई, श्रीमती इंदिरा गांधी जी की हत्या हो गई, उसके बाद राजीव गांधी जी आए। उनकी सरकार तो इतना बड़ा बहुमत से आई थी कि वो तो जो चाहे कर सकते थे, लेकिन दिक्कत क्या थी, सबसे बड़ा था कि हंसराज भारद्वाज जी उसमें केंद्रीय विधि मंत्री थे, वो उनका मेरठ की तरफ लगा था। उन्होंने शोषा उछलवा दिया। जैसे ही लगा कि भाई ये कमीशन की रिपोर्ट इम्प्लीमेंटेशन हो सकता है, निहाल सिंह जैन जी ने काफी प्रयास किया, उन्होंने बड़ा प्रयास किया, राजीव गांधी जी को उन्होंने एक तरह से कन्विंस कर लिया था। वही हंसराज भारद्वाज जी ने मेरठ वालों को आगे कर दिया। इससे पहले मेरठ वालों ने कभी अपोज नहीं किया, जसवंत सिंह कमीशन की रिपोर्ट को भी मेरठ वालों ने अपोज नहीं किया था। ये पूरी के पूरा जो मेरठ का जो शोषा उछल के आया कि मेरठ में स्थापित होनी चाहिए, वो हंसराज भारद्वाज जी की देन थी। वो स्वर्गीय हो चुके हैं, इसलिए मैं ज्यादा उनके बारे में नहीं कुछ कहना चाहता। 2 मीटिंगों में मैं भी मौजूद था, मेरी उनसे काफी हॉट टॉक भी हुई थी हंसराज भारद्वाज जी से। वो बातचीत में घुमा फिरा के जैसी वेस्टर्न यूपी की बात आती थी फौरन कहते थे मेरठ क्यों नहीं हो, मेरठ में क्यों नहीं हो, आपको क्या आपत्ति है मेरठ होने में। भाई मेरठ की तो कोई बात ही नहीं थी ना, मेरठ कंसीडर हो गया, कमीशन ने नहीं माना। तो ये जो मेरठ का मुद्दा उछला वो हंसराज भारद्वाज जी की देन थी, उन्होंने उछाल के उस मामले को उलझा दिया और उसके बाद राजीव गांधी जी पीछे हो गए। और मेरठ और दिल्ली आप दूरी देख लीजिए, यहाँ से हमें जाने में टाइम लगता है, वो तो आधे घंटे में पहुंच जाते हैं वहां। भरी उन्होंने 4 बसें भरी है, पहुंच गए। अब नेता तो घबराता है, देखता है, वो समझता जाने कितना बड़ा रिपरकेशन हो जाएगा, जबकि ऐसा कुछ नहीं था, वो प्रायोजित था। वो सारा का सारा जो सबसे बड़ी रुकावट थी, वरना मेरा मानना यह है राजीव गांधी जी की सरकार में बेंच स्थापित हो जाती
इम्प्लीमेंटेशन हो जाता जसवंत सिंह कमीशन का, लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक हंसराज भारद्वाज थे और विधि मंत्री थे, जैसा चाहे उन्होंने बहुत बड़ा मिसगाइड किया। अब वही मिसगाइड एसपी सिंह बघेल साहब कर रहे हैं। भाजपा की सरकार है, दोनों जगह है, स्पष्ट बहुमत की सरकार है, बड़े बड़े निर्णय ले लिए, जहां ये नहीं सोचा कितना बड़ा बवाल होगा, क्या होगा, उस सबको दरकिनार कर दिया। लेकिन वोट यहाँ करने से अगर वोट मिल रहे होते, यहाँ अगर विपक्ष के विधायक होते, यहाँ बीजेपी का सांसद नहीं होता, विपक्ष के विधायक होते, तो आप यकीन मानिए पवन भाई, ये बीजेपी की सरकार फौरन बेंच स्थापना की घोषणा कर देती। लेकिन उसे मालूम है हमारे सांसद है, हमारे विधायक हैं, हम बनाए ना बनाए वोट तो हमें मिलेंगे, फिर जीत के आएंगे हमारे सांसद विधायक। दिक्कत ये है वोट की राजनीति। अब एसपी सिंह बघेल साहब वही रोल अदा कर रहे हैं जो भारद्वाज जी ने किया। अरे आप कह रहे हैं चीफ जस्टिस रिकमेंड करे, चीफ जस्टिस क्यों करेंगे भाई रिकमेंड? क्या मैं तो ये कहता हूँ, मैंने पहले भी आपकी इस पे चैनल पे बात कही है कि एसपी सिंह बघेल साहब आ जाए हमारे एडवोकेट्स के बीच और उन्हें बता दे भाई ये कौन सा प्रोविजन है कॉन्स्टिट्यूशन का कि चीफ जस्टिस की रिकमेंडेशन जरूरी है। चीफ जस्टिस रिकमेंडेशन क्या, बल्कि वो तो ये कहती है प्रपोजल आना चाहिए। वो तो रिकमेंडेशन भी नहीं कह रहे, वो कह रहे प्रपोजल आना चाहिए। मतलब रिकमेंडेशन तो है कि सरकार लिख के भेजे, उसकी राय मांगे, वो रिकमेंड करे। और वो उनका कहना ये नहीं सरकार कुछ नहीं करेगी, चीफ जस्टिस ऑफ यूपी प्रपोजल भेजे। प्रपोजल में रिकमेंडेशन में जमीन आसमान का फर्क है। प्रपोजल भाई क्यों भेजेंगे, वो चीफ जस्टिस क्यों प्रपोजल भेजने लगे? आपका काम है, आप करिए। अगर आपको इतना ही लग रहा है तो आप उनसे राय ले लीजिए और फिर आप हमें कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन बता दीजिए कि चीफ जस्टिस प्रपोजल करेंगे तब जाके बेंच बनेगी। या जितने हाईकोर्ट की बेंच बनी है वहां बता दीजिए किस हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने प्रपोजल भेजा जिसके आधार पर आपने बेंच बनाई हो। ये प्योर सरकार के निर्णय होते हैं, सरकार को ही निर्णय करना है और इसमें राज्य सरकार की भी कोई ज्यादा भूमिका नहीं है। ये सेंट्रल इश्यू है, सेंट्रल सरकार, केंद्र सरकार जहां चाहेगी स्थापना कर देगी। 2 मिनट की देरी है, 2 मिनट लगेंगे स्थापना होने में। अब दिक्कत वही है भाई, वोट तो मिलना नहीं है, वोट तो हमारा पक्का है, वोट हमारा कटेगा नहीं, वोट का हमें नुकसान नहीं होगा। जब तक सत्ताधारी दल की समझ में ये बात नहीं आएगी कि अगर बेंच हमने स्थापना नहीं की आगरा के अंदर तो हमें वोट का नुकसान हो सकता है, तब तक कोई भी सरकार, मेरा मानना है किसी भी पार्टी की सरकार हो, वो बेंच की स्थापना नहीं करेगी। मैं अब करतार सिंह भारती साहब की तरफ आऊंगा। भारती जी, आपका तो बहुत अनुभव है, राजनीति में भी बहुत अनुभव है, सामाजिक कार्यों में भी बड़ा अनुभव है, और अधिवक्ता तो खैर आपको सभी एक स्वर में विद्वान अधिवक्ता मानते हैं। आपको क्या ऐसा नहीं लगता कि मेरठ से ज्यादा इलाहाबाद वाले ये नहीं चाहते कि ये बेंच कहीं और जाए? उनकी लॉबिंग ज्यादा तेज है, क्योंकि मेरठ को तो एक बार को ये है कि जब वहां से अलग होगी तो मेरठ जाएगी या आगरा जाएगी। लेकिन अगर आप देखें तो इलाहाबाद की जो लॉबी है, चाहे वो पॉलिटिकल हो, चाहे अधिवक्ता लोगों की हो, या वहाँ का जो टूरिज्म है, क्योंकि वहाँ अलावा इस हाईकोर्ट के अलावा कुछ नहीं है। अगर कुछ है तो वो अनादिकाल से चला आ रहा हमारा संगीन है, बाकी तो कुछ ऐसा है नहीं वहाँ। तो आपको नहीं लगता कि वहां की लॉबी का किया धरा है, वो हर चीज को वो कर देते हैं? क्योंकि पिछली बार अभी मुझे याद आ रहा है कि हमारे जो अधिवक्ता सेल के भाजपा के अध्यक्ष हैं वो आए थे, उन्होंने कहा था कि वहां चीफ जस्टिस का घेराव कर दिया था, जस्टिस का घेराव कर दिया था। क्या समझते हैं आप इसमें? शायद करतार सिंह जी नहीं है हमारे पास, हमारे साथ नहीं है, उनका संपर्क किसी वजह से कट गया है। हिरेन भाई, आपने अगर मेरी बात सुनी हो तो आप तो इसका जवाब दे दीजिए। मैं थोड़ा सा रिपीट चाहूंगा भाई सर, जरा सा बस। मैंने ये कहा कि मुझे ऐसा लगता है सारी बातें सुनने के बाद कि कहीं भी हमसे लोग कहते हैं कि मेरठ हमसे संघर्ष कर रहा है। मुझे लगता है कि इलाहाबाद की लॉबी नहीं चाहती है कि ये बेंच उनके हाथ से जाए, उसका कहीं डायवर्जन हो। मुझे अच्छे से याद है 2-3 प्रोग्राम पहले अमित भाई भी कह रहे थे कि वहां के लोग नहीं चाहते, तो जैसे भैया कह रहे थे, सोलंकी कह रहे थे, वो लोग नहीं चाहते, क्योंकि वहां इस हाईकोर्ट की वजह से जितने लोग वहां जाते हैं, जो अर्थव्यवस्था है वहां के लोगों की, बड़े बड़े लोगों की पीढ़ियां वहां 2-2, 3-3 पीढ़ियां काम कर रही हैं वहां पर, तो वो लोग नहीं चाहते कि यहाँ से हटे। अगर हटेगा तो बिजनेस कम होगा, जैसा उनका कहना था। आप क्या सोचते हैं? बिल्कुल सही कहा भाई साहब आपने। ये एक बहुत बड़ा कारण है कि मेरठ से कहीं ज्यादा इलाहाबाद नहीं चाहते कि यहाँ से बेंच जाए। और लेकिन सवाल ये उठता है कि कौन चाहता है और कौन नहीं चाहता। इट्स नॉट इम्पोर्टेंट। सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिरकार क्या न्यायिक व्यवस्था के तहत हम लोग रह रहे हैं या नहीं।
जब सिंह जी, लगता है कि उनकी आवाज या तो उनका सिग्नल कमजोर है। मैं इस्लाम भाई आपकी तरफ आना चाहूंगा, क्योंकि हम हिरेन भाई की बात हम तक आ नहीं पा रही है। हिरेन भाई, मैं आपकी आवाज जैसे ही सुचारू होगी आपके पास आऊंगा। हिरेन भाई, इस्लाम भाई, आप क्या सोचते हैं कि इलाहाबाद की जो लॉबी है वो ज्यादा सशक्त है, या उसी का सब कुछ ये षड्यंत्र है कि वहां से हाईकोर्ट की बेंच नहीं हटनी चाहिए, कहीं और नहीं होनी चाहिए? बात कही थी उसके बारे में मैं आपको क्लियर कर दूं कि मैंने उग्र आंदोलन जो कहा था उस वो मेरा इस परिप्रेक्ष्य में था कि हमारी जो संघर्ष समिति है वो इस आंदोलन को उग्र रूप धारण से कर रहे हैं, यानी इस लेवल पे ले जाए कि हमारे राजनेता हमारे आंदोलन के आगे झुके और आगरा में हाईकोर्ट बेंच साबित करने के लिए सरकार पर दबाव बनाए। मेरा उग्र कहने का इस्लाम भाई, मतलब ये था सर। इस्लाम भाई, जी, मैं थोड़ा दूसरी सा बात। जोड़ना चाहूंगा। हम लोग तो पत्रकार हैं, बाल की खाल निकालना हम लोगों का काम है, हमारी बात को अन्यथा ना लें। मेरा नहीं तो नहीं कोई बस बात नहीं, कहना मैं है। नहीं मैंने मैंने अपनी बात जो कही थी मैं पवन उसी भाई, उसी शब्द के बारे में आपको पवन बता रहा भाई हूँ। ने पवन भाई ने उग्र से मतलब हिंसक समझ लिया। हिंसक नहीं और नहीं, उग्र में हिंसक से बहुत मेरा अंतर मुराद होता नहीं, है। नहीं सर, मैं वही क्लियर वही कर रहा हूँ। वही मैं वही मैं हिंसक कह से रहा हूँ, मेरा वही हिंसक कह से रहा हूँ। मुराद नहीं थी। मेरी मुराद थी इस बात से कि हमारा संघर्ष समिति जो है अब आंदोलन को ऐसा रूप धारण करे कि हमारे राजनेता जो है उसके लिए मजबूर हो जाए कि आगरा में हाईकोर्ट बेंच की स्थापना के लिए वो अपनी सरकार पे दबाव नहीं, बनाए। नहीं, इस्लाम भाई, मैं फिर माफी के साथ आपको टोकना चाहूंगा। जी भाई। अमीर भाई ने बिल्कुल अच्छा क्लैरिफिकेशन कर दिया है। मैं वाकई में उसे उग्र को हिंसक समझ बैठा था। नहीं भाई, उग्र नहीं होना, नहीं नहीं, व्यग्र होना मैं दोनों एक बात। मैं तो गांधीवादी हूं साहब। मैं तो फूल पेश करके आपसे हाथ जोड़ के निवेदन कर सकता हूं और इससे ज्यादा कुछ नहीं। दूसरी और बात जैसे वैसे आपने इस्लाम भाई, मेरी आदत है कुछ ना कुछ कहना। इस देश में देखा है कि बिल्कुल गांधी को बिल्कुल, कोई पार्टी नहीं सुनाई। मैं वैसे आपने मुझसे वैसे पूछा पवन भाई हकीकत यह इन, है, आप उत्तराखंड इन, देख लीजिए, तेलंगाना देख लीजिए, भारत का इतिहास देख लीजिए। जब तक कोई आंदोलन हिंसक नहीं हुआ है तब तक इस सरकार, कोई भी सरकार रही है, उसने उस आंदोलनकारियों की सुनवाई नहीं की है। हर आंदोलन की परिणति, हर आंदोलन को सफलता तभी मिली है जब उसने हिंसक रूप धारण किया और बलिदान हुए हैं उसमें लोगों के। चाहे तेलंगाना उठा के देख लीजिए, चाहे आप उत्तराखंड का देख लीजिए, ये पवन भाई हकीकत है। आपने मुझसे और पूछा था कि इलाहाबाद के वकील क्यों जो है ज्यादा एक्टिव हैं या वो क्यों नहीं चाहते आगरा में बेंच। मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि इलाहाबाद में तो ऑलरेडी हाईकोर्ट है। हम वहां से सिर्फ बेंच ही मांग रहे हैं और वो हमारा अधिकार है। हाईकोर्ट बेंच और हाईकोर्ट, संपूर्ण हाईकोर्ट होने में अपने आप में फर्क है। तो हाईकोर्ट तो वहां रहेगा ही रहेगा इलाहाबाद में, पूरा हाईकोर्ट आगरा में नहीं आ जाएगा। मैं ये क्लियर करना चाहता हूं कि इलाहाबाद हाईकोर्ट वहां रहेगा, केवल बेंच आगरा में स्थापित होगी और जिसके समर्थन में जस्टिस जसवंत सिंह आयोग की रिपोर्ट पहले से तैयार है और जारी मतलब पेश हो चुकी है। केवल जैसे आपने बताया केंद्र सरकार को केवल उस फाइल को पास अपने बुला रख मंगाकर उस पर संस्तुति करनी है कि साहब आगरा में हाईकोर्ट बेंच स्थापित कर दी जाए। इसमें इलाहाबाद की लॉबी का कोई नुकसान नहीं है। इलाहाबाद में तो ऑलरेडी हाईकोर्ट रहेगा, केवल बेंच ही आएगी आगरा में। मैं ये आपके माध्यम से क्लियर करना चाहता हूं। और आगरा में हाईकोर्ट बेंच की स्थापना के लिए हम बार बार सारे अधिवक्ता यही बात कह रहे हैं कि जसवंत सिंह आयोग की रिपोर्ट आगरा के लिए पहले पेश हो चुकी है, उसका समर्थन आगरा के लिए, आगरा में हाईकोर्ट बेंच स्थापित करने के लिए आ चुका है, रिपोर्ट जा चुकी है, संस्तुति हो चुकी है। फिर मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि किस वजह से ये हो रहा है। इलाहाबाद के हाईकोर्ट इलाहाबाद में रहेगा, यहाँ बेंच आएगी, आगरा की भौगोलिक स्थिति सुधरेगी, रोजगार बढ़ेगा, अधिवक्ताओं को काम मिलेगा, जनता को काम मिलेगा, जनता को सुलभ और सस्ता न्याय मिलेगा। और हमारे राजनीतिक लोग अगर इच्छा शक्ति जागृत कर लें तो ये दबाव केंद्र सरकार पे बनाए और हाईकोर्ट बेंच आगरा में स्थापित हो। जी, हिरेन भाई, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा
कि हम सब जानते हैं कि इलाहाबाद में हाई कोर्ट है, और अगर हाई कोर्ट की बेंच, अगर एक और बेंच लखनऊ के बाद अगर आगरा या कहीं और, हम तो आगरा की ही बात करेंगे, स्थापित होती है, तो निश्चित रूप से उनके काम धाम पे थोड़ा फर्क पड़ेगा, क्योंकि कुछ मंडल इसमें जुड़ जाएंगे। और कोई भी लोग नहीं चाहेगा कि चाहे उसकी दुकान पे कितनी भी लंबी लाइन लगी हो, वो नहीं चाहता कि उसकी लाइन कम हो या उसका व्यापार कम हो या उसकी पूछ कम हो। तो और वो लोग जो वहां पर काफी दिनों से जमे हुए हैं, वो नहीं चाहेंगे कि उन्हें भी यहाँ आकर कुछ मुकदमों में पैरोकारी करनी पड़े। तो आप क्या समझते हैं कि इलाहाबाद ज्यादा बड़ा कारक है इसमें मेरठ से आगरा की बाधक, आगरा में जो बेंच बननी है या जो प्रस्तावित है, जिसकी मांग हम सभी लोग कर रहे हैं, उसमें इलाहाबाद सबसे बड़ा रोड़ा अटकाता है? नफा नुकसान की बात करते हैं, जब भी हाईकोर्ट बेंच की बात आगरा में स्थापित होने की बात आती है, इलाहाबाद वाले अलग से स्ट्राइक पर चले जाते हैं। क्या उनको ये शोभा देता है? अरे हम न्याय की बात करते हैं कि वादकारियों को और लोगों को सस्ता और सुलभ न्याय मिले, और हमेशा से यही बात चली आ रही है। हम अधिवक्ता समाज भी इस प्रोफेशन को एक सेवा के रूप में लेते हैं। वो ठीक है कि आज की नई जनरेशन में कुछ लोग अलग तरीके के अलग सोच के आ गए हैं, लेकिन बेसिकली बात तो यही है। तो यहाँ पर जब हाईकोर्ट बेंच की बात जब जब उठती है, जब जब जसवंत सिंह आयोग की रिपोर्ट के लागू करने की बात उठती है, इलाहाबाद वालों को सबसे ज्यादा पीड़ा होती है। मुझे लगता है कि ये एक अच्छा रवैया नहीं है। उन्हें अपना रवैया चेंज करना चाहिए और उन्हें ये सोचना चाहिए कि हाईकोर्ट की बेंच की स्थापना आगरा में आखिरकार मांगी क्यों जा रही है। वो इसलिए मांगी जा रही है कि जो वादकारी हैं उन लोगों को एक सस्ता और सुलभ न्याय मिल सके। तो क्योंकि सस्ता और सुलभ न्याय दिलवाना ही हम लोगों का एक धर्म है और हम लोगों का कर्तव्य है। जब इसके बावजूद भी उन लोगों को पीड़ा होती है, वास्तव में बहुत ही दुखद है, क्योंकि हमारे अधिवक्ता भाई हैं वो, लेकिन उनका ये इस बात पर आगे आकर इस वहां पर संघर्ष करना या स्ट्राइक करना या इस तरीके से इस मांग के मामले में आकर टांग अड़ाना, ये मैं नहीं समझता कि उन्हें शोभा देता है, और उन्हें ये काम नहीं करना चाहिए। बिल्कुल सही कहा कि मेरठ से ज्यादा मुझे लगता है कि इलाहाबाद भी एक बहुत बड़ा कारण है। और थोड़ा सा कहें, मैं थोड़ा सा एक बात अपनी तरफ से भी कहना चाहूंगा। दुर्भाग्य है हमारा कि जब जसवंत सिंह आयोग का गठन हुआ, मिसेस इंदिरा गांधी जी ने जब ये गठन किया, और उसी समय ही ये रिपोर्ट भी आ गई थी, सारी चीजें, लेकिन दुर्भाग्यवश उनकी डेथ हो गई। अदरवाइज अगर वही होती तो शायद आगरा में हाईकोर्ट बेंच की स्थापना हो गई होती, जसवंत सिंह आयोग की रिपोर्ट का इम्प्लीकेशन हो गया होता। दुर्भाग्य। और ये भी सारी चीजें हैं दुर्भाग्य की कि हाँ, इलाहाबाद का बीच में आना और ये सारी चीजें। हिरेन भाई, हिरेन भाई, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, आपकी वेदना समझी जा सकती है। ये भी आपकी बात ठीक है कि अगर इंदिरा जी होती तो बन गई होती, लेकिन ये भी कहावत है कि अगर ऐसा नहीं होता तो मुंबई तक खटिया बिछ जाती। अब तो समय निकल गया, बीते समय निकल चुका है, आने वाला समय है। इस समय तो हम लोग करीब 41 साल से ऊपर से लगातार इस बात पे, जसवंत सिंह आयोग की रिपोर्ट पर लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं, अपनी अपनी बात कह रहे हैं। कार्यक्रम के हम अंत में आ गए, जैसे कि हमारी परिपाटी है, हम एक बार अपने अतिथियों को कहते हैं कि वो कुछ रह गया उसको कह सकते हैं, और कोई अपील करना चाहे तो वो भी कर सकते हैं। सबसे पहले मैं अमीर अहमद साहब को आमंत्रित करूंगा कि अमीर अहमद साहब, आज के कार्यक्रम में आखिरी बार कुछ भी आप कहना चाहते हो, कुछ शेष रह गया हो, आपके दिमाग में ऐसा कुछ चल रहा हो जो बात आनी चाहिए, आप कह सकते हैं। देखिए पवन भाई, आज मैं इस बात को विशेष तौर पर कहना चाहूंगा कि आज पहले अधिवक्ता समाज को ही आपस में बैठ के तय करना होगा कि हमें इस आंदोलन को क्या रूप देना है। जो जो स्थितियां चल रही हैं इस आंदोलन को लेकर, वो बड़ी दुखदाई है। देखिए, सच्चाई को आदमी को स्वीकार करना चाहिए। सिर्फ मैं झूठी बातें करूं या मैं ये सोचूं अरे इससे अधिवक्ता समाज में ये होगा वो होगा और लोग क्या सोचेंगे, तो मैं तो उस नेचर का आदमी रहा हूं। मैं तो हमेशा खरी बात कहता हूँ, सच्ची बात कहता हूँ। आज सबसे बड़ा तो आत्मावलोकन अधिवक्ता समाज को स्वयं करना होगा। जो हमारे यहाँ अधिवक्ताओं के अंदर ही जो होड़ मच गई है, उनके अंदर जो ईगो प्रॉब्लम्स पैदा हो गई है, कोई किसी की बात मानने को तैयार नहीं है, समझने को तैयार नहीं है। हर आदमी चाहता है कि कमान मेरे हाथ में रहे। देखिए, कोई भी आंदोलन किसी एक व्यक्तिगत आदमी के तरीके से नहीं चल सकता, ना किसी आदमी का विरोध करके चल सकता है। हर आदमी की अपनी अपनी क्षमताएं होती हैं, उसकी अपनी खूबियां होती हैं। आंदोलन तभी सफल होता है जब जिस इंसान के अंदर जो खूबी हो, जो क्षमता हो, उसको वो जिम्मेदारी दी जाए। तो मैं तो आज ये अपील करना चाहूंगा, पहले तो मैं अधिवक्ताओं से आज अपील करूंगा कि आप लोग जो इस वक्त
मनमुटाव चल रहे हैं अधिवक्ताओं के बीच, जो संघर्ष समितियों के में आपस में द्वंद्व हो गया है, वो द्वंद्व समाप्त होना चाहिए। आगरा के अधिवक्ता समाज की एक आम सभा बुलाकर संघर्ष समिति का गठन होना चाहिए और सब सम्मति से लोग चुने जाएं, सबको जिम्मेदारियां दी जाएं, जिसको बहुमत स्वीकार करे वो चले, वरना तो ये आंदोलन बिखर चुका है। आज की स्थिति सिर्फ अखबारों तक सीमित होकर रह गई आंदोलन, सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे होकर रह गया है। अखबार में खबर आ गई, फोटो छप गया, खुश, हम खुश हो गए, जिसके नाम आ गए, जिसके फोटो छप गए वो खुश हो गए, सोशल मीडिया पे जिसका नाम आ गया वो खुश हो गया। लेकिन इस तरह से आंदोलन न कभी चले हैं न चल पाएंगे। आंदोलन के लिए अब सबसे बड़ी जिम्मेदारी तो आज अधिवक्ता समाज की है, वो खुद अपने अंदर एकता पैदा करें और आंदोलन की रूपरेखा तैयार हो, और जो जिस लायक है, जो इसके अंदर जो कैपेसिटी है, जो क्षमता है, उसका उपयोग, सदुपयोग किया जाए। आपस के जो भेद, जो आपस में जो मनभेद हो गए हैं, मतभेद हो गए, मतभेद तो बहुत बड़ी बात है, तो मनभेद हो गए हैं, वो खत्म होने चाहिए। आज एक खबर इधर छपती है, एक खबर दूसरी छपती है, कोई आंदोलन हो ही नहीं पा रहा है। आंदोलन कैसे चलेगा? जिन पे जिम्मेदारी है आंदोलन चलाने की, जब वो ही विभाजित हो गए तो आंदोलन कैसे चलेगा पवन भाई? कोई आपसे सपोर्ट तो तब चलेगा ना जब आप एक कॉन्क्रीट ठोस आंदोलन लेकर आए, जब जनता को ये विश्वास हो कि जैसे पहले आंदोलन एक ही संघर्ष समिति चलाया करती थी, सब उसमें शामिल होते थे, उसी की तो बात लोग मानेंगे। आज तो हमारा आंदोलन ही बिखर गया, पूरे तरह से आंदोलन बिखर चुका है। और आप चाहे मुझे निराशावादी कह लें, मेरे इस कथन को आप निराशा में ले जाए, कहीं ले जाए, जिस तरह से ये आंदोलन जिस तरफ चला गया है, जिस दिशा में चला गया है, तो अगर इस दिशा में आंदोलन चला और इस तरह से आंदोलन चला, तो आप यकीन मानिए कभी भी हाईकोर्ट की बेंच आगरा में स्थापना करने के लिए सरकार नहीं सोचेगी। सरकार की गुप्तचर एजेंसियां लगी होती है, उन्हें पल पल की रिपोर्ट पहुंचती है, उनको मालूम है कि कोई आंदोलन, कोई रूपरेखा ही नहीं है, कोई प्लानिंग ही नहीं है आपकी, सिर्फ अखबार में घोषणा कर दो। हमने अब उस दिन बुलाए गए साहब के पार्षद बुलाएंगे, 6 पार्षद आए, बताइए, कुल टोटल 6 पार्षद आए आपके उसमें। हम ग्राम प्रधानों को बुलाएंगे, कौन प्रधान आया, इससे आपने संपर्क किया? सिर्फ एक हवाई फायर आप कर दें, या हम कहते हैं पूरे अधिवक्ताओं को हमने जोड़ लिया, तहसीलों में अधिवक्ताओं से मिल लिए, क्या मिल लिए, क्या हो गया? 2 आदमी कहीं चले जाएं, 2 आदमियों से बात कराएं, वो मिलना नहीं होता है। तो आज जरूरत यह है कि अधिवक्ता समाज को एकजुट होना चाहिए, और जो मतभेद की खबरें आ रही हैं, जो जिस तरह से अलग अलग प्रोग्राम्स दिए जा रहे हैं, ये बिल्कुल गलत है, मैं इससे कतई सहमत नहीं हूँ। मेरा तो सुझाव ये है, और मैं कई बार इस बात को कह चुका हूँ, सभी लोगों से कह चुका हूँ, कि पूरे एक आम अधिवक्ता समाज की एक आम सभा बुलाइए और उसमें संघर्ष समिति का गठन कीजिए। सब सम्मति से संघर्ष समिति का गठन होना चाहिए, जिसके अंदर लीडरशिप है, जिसकी लोग क्षमताओं को लोग जानते हैं, उसको चुनेंगे, तब आंदोलन चल पाएगा। ये दम तोड़ गया आंदोलन, दम तोड़ चुका है ये आंदोलन। जी, मैं अब इस्लाम आगाई साहब के पास जाऊंगा कार्यक्रम के अंत में। आखिरी बार इस कार्यक्रम में, आज आखिरी बार, आप जो भी कुछ कहना चाहें, कुछ रह गया हो और कोई अपील करना चाहे। मैं पवन भाई यही कहना चाहता हूं, जैसे आमिर भाई ने कहा कि एक संघर्ष समिति हो, सब सम्मति से संघर्ष समिति का गठन हो और सभी को जिम्मेदारी दी जानी चाहिए। युवा अधिवक्ताओं को भी इसमें जिम्मेदारी दी जानी चाहिए, संघर्ष समिति में शामिल करना चाहिए, और साथ साथ एक रूपरेखा तैयार करके, जैसे कि अभी आमिर भाई ने बताया कि 6 पार्षद आए, ग्राम प्रधानों से मिले। मेरा कहना यह है कि हमारे 9 विधायक हैं, 9 विधायकों के अंडर में विधायक पार्षद भी आते हैं, ग्राम प्रधान भी आते हैं, पंचायत सदस्य भी आते हैं। वो 9 विधायक, 3 सांसद, 4 मंत्री और माननीय एसपी सिंह बघेल साहब स्वयं आगरा से सांसद हैं। वो अपने साथ जनता का सहयोग लेकर, और खासतौर से अधिवक्ता समाज भी अपने साथ आगरा की जनता का सहयोग लेकर मैं अपील करना चाहता हूं अधिवक्ता समाज से और आगरा की जनता से, आपके माध्यम से, कि आगरा के अधिवक्ता और आगरा की जनता इसमें हाईकोर्ट बेंच की स्थापना के लिए अपना सहयोग प्रदान करे, और सभी राजनीतिक नेताओं से, मंत्रियों से, विधायकों से, सांसदों से उनके ऊपर दबाव बनाए कि आगरा में जसवंत सिंह आयोग की रिपोर्ट के अनुसार हाईकोर्ट की बेंच स्थापित हो, और हमारे नेतागण, जो हमारे 9 विधायक, 4 सांसद, 4 मंत्री और 3 सांसद और विधि न्याय मंत्री एसपी सिंह बघेल साहब केंद्र सरकार पर दबाव बनाए कि आगरा की जनता, आगरा का अधिवक्ता समाज की ये पुरजोर मांग है कि आगरा में हाईकोर्ट बेंच स्थापित हो और वो इसको लागू करवावे। जी,
हिरेन भाई, अब कार्यक्रम में आपका जो भी कुछ रह गया हो, आप कहना चाहते हो, कोई अपील बस आपकी वैसा तरफ मैं से? थोड़ी सी, जी भाई साहब थैंक यू, मैं थोड़ी सी बात ये कहना चाहता हूँ कि बहुत सही आमिर भाई साहब ने पूरी की पूरी आज की हालातों को, हमारे हालातों को रख दिया है सामने। मुझे लगता है कि हमें एकजुट होना चाहिए, और हाई कोर्ट बेंच की बात अब ये नहीं है कि आगरा में स्थापित होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। आगरा में हाई कोर्ट बेंच की स्थापना के लिए जस्टिस जसवंत सिंह आयोग की रिपोर्ट में बिल्कुल क्लियर है, और इसका इम्प्लीकेशन होना चाहिए। सिर्फ अब ये आंदोलन दो तरह से चलना चाहिए। एक तो ये कि हम उच्च स्तर पर जाकर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट और सरकार के लेवल पर भी कि जस्टिस जसवंत सिंह आयोग की रिपोर्ट लागू करें। बस इतनी सी बात हमारी आनी चाहिए, और दूसरे यहाँ पर हम जो संघर्ष कर रहे हैं एकजुट होकर उसको हमें आगे बढ़ाते रहना चाहिए और चलाते रहना चाहिए। और इस तरह से तो हाई कोर्ट बेंच के लिए हम पॉजिटिवली आगे चल सकते हैं। अदरवाइज तो बहुत मुश्किल, ये आंदोलन हमें थोड़ा और परेशान करेगा। ये अलग बात है कि सफल होंगे हम, मालिक ने चाहा तो, लेकिन आंदोलन है तो कठिन आज की तारीख में, इसमें कोई शक नहीं है। जी हिरेन भाई, अब जी भाई। आप सबके विचार और जो आपकी बात थी वो दर्शकों तक पहुंची होगी, लेकिन मैं अपने दर्शकों को और अपने पैनल में जो भी लोग यहाँ हमारे अतिथि हैं उनको भी बताना चाहता हूँ। एक सीनियर जर्नलिस्ट है श्री ब्रज खंडेलवाल, और वो यमुना के किनारे पर यमुना आरती दर्शन के नाम पर और यमुना घाट की यमुना सफाई के ऊपर वो लगातार कई वर्षों से एक कार्यक्रम कर रहे हैं। उनके अंदर एक उत्साह है, एक विजन है, और वो काम कर रहे हैं। जैसे हम यहाँ बिना किसी उसके अपने स्व प्रेरित होकर इस कार्यक्रम को लगातार हम चला रहे हैं जनता के लिए कि अगर हाई कोर्ट की बेंच आ जाए, तो ब्रज खंडेलवाल साहब ने वहां पर यमुना के लिए, यमुना किनारे के लिए वहां पर एक आंदोलन चला रखा है। आज उन्होंने वहां पर एक बहुत ही व्यंग्यात्मक कार्य किया, और जो बड़ा अच्छा, आज उन्होंने झुंझुना दिवस मनाया। वहां पर सब लोग, वहां जितने भी लोग थे वहां इकट्ठे हुए, उन्होंने सबने एक झुंझुना बजाया और कहा आगरा को क्या मिला, तो झुंझुना मिला, झुंझुना मिला, और ये कहते हुए सबने एक झुंझुना बजाया। कभी किसी की भी हो, अधिवक्ताओं की हो, एकजुट हो जाए, लेकिन ये तो सोचना पड़ेगा कि जब तक, अगर ये राजनीतिक निर्णय होना है, अगर किसी राजनीतिक व्यक्ति ने निर्णय लेना है, तो वो तभी लेगा जब उसे लगेगा कि वो प्रभावित हो रहा है। जहां तक ये बात आई कि अमीर भाई ने बताया कि 6 पार्षद आए, तो मैं ये कहना चाहता हूँ, ये समझी जा सकती है बात। 100 पार्षद में अधिकांशतः तो बीजेपी के ही लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, और पार्षद भी जनता से ही चुना जाता है जब उसका नेता या जो भी जिसको वो रिपोर्ट करता है या जिस ग्रुप का वो होता है, अगर उसको धीरे से समझा देता है, भाई ज्यादा नेतागिरी मत करो, ये ऊपर से कुछ होगा या चुनाव का समय है, तो उसे बेचारे को चुपचाप रहना पड़ता है और अपने घर वापस आना पड़ता है, या वो उन मीटिंग में नहीं जाता है, अचानक किसी काम से बाहर चला जाता है। हमने अक्सर इस कार्यक्रम में भी देखा है कि जो अधिवक्ता लोग काफी तेज तर्रार बनते हैं, कभी हम उनको अगर फोन भी करते हैं कि आप आ सकते हैं, तो वो लोग दाएं बाएं हो जाते हैं। हाँ, इतना जरूर है, मैं डीजीसी बसंत गुप्ता जी का फिर से यहाँ से धन्यवाद करूंगा कि चलते प्रोग्राम में वो यहाँ पर आए थे, उन्होंने खूब जोर से बोला था। हेमंत जी ने, उन्होंने भारद्वाज जी ने भी खूब बोला था। तो कुछ लोग हैं जो बीजेपी से जुड़े हुए हैं या वहां की विचारधारा से हैं या आरएसएस की विचारधारा से, वो आके इसका समर्थन करते हैं, क्योंकि वो ये जानते हैं कि दलगत राजनीति से ऊपर उठकर समाज के हित, आगरा के हित के लिए अगर हम बात करेंगे तो कुछ होगा। लेकिन एक बात तो मुझे कभी कभी बड़ा आश्चर्य होता है, हम लोग बात करते हैं एचपी सिंह बघेल साहब की, तो उनका चुनाव तो 2024 में आएगा, लोकसभा का चुनाव 2024 में होगा, लेकिन ये 9 लोगों का क्या, जिनका चुनाव अभी कुल 1.5-2 महीने बाद होने वाला है, 3 महीने बाद होने वाला है। इन लोगों को भी अगर ऐसा लगता है कि वो एक बार फिर से जाएंगे और पम्पलेट छपवा लेंगे कि हाई कोर्ट की बेंच के लिए हम संघर्ष करेंगे, तो क्या आप झुंझुना संघर्ष कर रहे थे 5 साल से, इस बार आके इन आपने क्या किया? आप उठ के कभी भी वकील अधिवक्ताओं की किसी भी मीटिंग में, मैं कहता हूँ 4 अधिवक्ताओं के पास भी अगर दीवानी में उस बैठक में चले जाते और केवल अगर खड़े होकर कहते कि हम आपके साथ हैं, तो सोचिए अगर 9 में से 4, 5, 6 जिनको ये उम्मीद है कि वो दोबारा चुन के आ जाएंगे या आना चाहते हैं, अगर वो भी आगे कहेंगे, तो कम से कम एक साहस तो बनता है। हम लोगों को, मतदाताओं को ये तो लगता है कि हमने सही घोड़े पे दांव लगाया है
एक ऐसे घोड़े पे दाव लगाया जो हमारे लिए हमें मंजिल पर ले जाने के लिए सर पर दौड़ना है। नहीं तो वही होता है, गंगा जल की लड़ाई हमने देखा कि बहुत समय पहले हुई, राजबब्बर के टाइम में भी मटके संसद के सामने फोड़े गए, सब कुछ हुआ। खैर किसी तरह से गंगा जल आया और वर्तमान विधायक हमारे योगेंद्र उपाध्याय जी ने उसके पाइपलाइन में अंतिम समय में उसमें तेजी लाकर उस काम को अंजाम पहुंचाया, लेकिन नतीजा क्या निकला? अभी भी पूरे आगरा में उसकी सप्लाई नहीं हो पाती, एक टंकी में आकर गंगा जल के। ये सब हमारी जागरूकता की कमी है। जनता अपने मुद्दों पर कहीं नहीं जग रही। कभी भी याद रखिए, हमारी लड़ाई में चाटा हमें ही मारना पड़ेगा। अपनी लड़ाई के लिए, अपने हक के लिए, अपनी मांगों के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार और समाज के लिए हमें ही आवाज उठानी पड़ेगी। नहीं तो फिर ऐसा ही होगा, हर पार्टी में हर लोग धीरे धीरे सेनाएं सजने लगी हैं। कोई छोटी छोटी जातियों के नाम पर समूह बना रहा है, कोई धर्म के नाम पर बात कर रहा है, कोई और बड़ी लकीर खींच देता है, राष्ट्रवाद की बात करता है। हमें बड़ा अच्छा लगता है जब हम बाबा का मंदिर, बाबा विश्वनाथ के मंदिर के दर्शन देखते हैं, उसका जीर्णोद्धार होता है, लेकिन मन में कहीं एक बात जरूर आती है। बात ये आती है कि उस बाबा का तो आदिकाल से वहां मंदिर है, सब कुछ है, लेकिन क्या ऐसा सांसद हमारे पास भी हो सकता है जो सोचे और उसी समय सब कुछ मंजूरी मिल जाए? क्या ऐसा सांसद विधायक हमारे पास भी हो सकता है जिसके क्षेत्र में सरकार कोई भी डिसीजन ले, जनता के हक में ले और वो कह सके कि लाइए मैं जाके ये करा रहा हूँ? या हम ऐसे ही विधायक चुनते रहेंगे, कभी कोरोना के डर से अपने घर में दुबक जाएंगे, कभी इस डर से कि पार्टी लाइन के खिलाफ बात नहीं होगी, हम तो दोबारा जीत के आएंगे? ये सोचना पड़ेगा। याद रखिए, मैं शायद थोड़ी और कड़वी बात कहना चाहता था, अंदर बहुत मेरे व्यग्रता है इस मुद्दे को लेकर, लेकिन फिर भी सधे हुए शब्दों में मैं जरूर जनप्रतिनिधियों से कहना चाहता हूँ कि जो लोग जनता के मुद्दों पर जनता के साथ नहीं खड़े होते हैं, जनता उन्हें कहीं ना कहीं बहुत पीछे धकेल देती है। ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। जब अन्ना का आंदोलन हो रहा था, किसी ने नहीं सोचा था कि ये 4-5 लड़के जो आंदोलनकारी थे, आने वाले समय में किसी भी सरकार के लिए नासूर बन जाएंगे, किसी भी पुराने से पुराने राजनीतिज्ञ के लिए नासूर बन जाएंगे और उत्तर प्रदेश जो दिल्ली की सरकार को चलाने लगेंगे। वो 4-5 लड़के ही तो थे, वो लगातार जीतते चले आ रहे हैं। 63 सीटें उनको मिली, वहां पर जनता ने दी और उन्हें लगा कि ये हमारे मुद्दे की बात कर रहे हैं। और तत्कालीन उस समय की जो कांग्रेस सरकार थी, उसने बेशक चाहे काम कराए और ना कराए, लेकिन एक बार जब जनता को ये एहसास हो गया कि ये जो भी लोग हैं, हम जनता के मुद्दों पर हमारे साथ खड़े, चाहे इसमें दो बात हो सकती है, राजनीति को इससे ना जोड़ा जाए, जज्बे की बात कर रहा हूँ मैं, उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो वोट देते हैं। अगर आप उनकी मानसिकता को नहीं पढ़ पाए, अगर आप उसके मस्तिष्क को नहीं पढ़ पाए, तो ध्यान रखिएगा, यदि जो बॉलर के एक्शन को और उसके दिमाग के एक्शन को नहीं पकड़ता है, तो बॉल अंदर आती है, इन स्विंग होती है और आप बोल्ड हो जाते हैं। ध्यान रखिए, ये गद्दियां, ये विधायक बनना, ये सांसद बनना, कोई भी अपने मस्तिष्क पे परमानेंट लिखा के नहीं लाया है। जनता चाहती है तो दोबारा वो बनते हैं, जनता नहीं चाहती है तो उनका ड्राइवर कहता है आइए सर, आपको आपके घर तक छोड़ा। इन्हीं बातों के साथ आज का हम इशारा ही कर सकते हैं और यही कह सकते हैं, उम्मीद कर सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं जिम्मेदार लोगों से कि आप आगरा की खंडपीठ, जो हमारा अधिकार है, वैधानिक अधिकार है, जिसको उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री की सिफारिश से एक आयोग बना था, जिसने क्लियर कट ये कहा था कि आगरा में बननी चाहिए, उसको स्वीकार कर लिया जाए। आपकी जय जयकार होगी, समाज की जय जयकार होगी, समाज की जय जयकार होगी तो जन जन का कल्याण होगा। हमारे बीच आप आए, आपका धन्यवाद। प्रताप सिंह जी आपका धन्यवाद। अमीर भाई आपका धन्यवाद। इस्लाम भाई आपका धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद पवन भाई आपका कि आप एक बहुत संवेदनशील मुद्दे पर और एक जरूरी मुद्दे पर आप ये सीरीज चला रहे हैं चर्चा की, और मुझे लगता है कि आपकी ये चर्चा, ये जो सीरीज है, ये असर करेगी, अधिवक्ताओं को भी सोचने पे मजबूर करेगी, शहर की जनता को भी और राजनेताओं को भी। शुभकामनाएं पवन भाई, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी ओर से। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब, पवन भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।